तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि करण और उसके साथी अप्सरा को छोड़ने के लिए परी लोग गए हुए थे कि तभी वहां एक दानव का आक्रमण हो जाता है। वो आक्रमण किसी और ने नहीं बल्कि परी के ही चचेरे भाई मगन ने करवाया था। वहीं हमने देखा कि अंत में मगन सुधर गया था। अब आगे तो अब मगन सुधर चुका है और उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो अप्सरा और उसके माता पिता से माफी मांगता है। मगन बेटा, तू हमारे बेटे जैसा ही है, इसलिए हमने तुझे माफ किया। हाँ मगन, तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। अब हम भी यहाँ से जाना चाहते हैं अप्सरा जी। ठीक है करण, अब तुम लोग यहाँ से प्रस्थान करो, क्योंकि तुम्हारे कार्य के लिए तुम सबको देरी हो रही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम लोगों का ये सफर सफल हो जाए। हाँ पुत्र, हम दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे मित्रों के साथ है। तुम सब अपने कार्य में जरूर सफल हो जाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें यहाँ से जाने की इजाजत दें। जी रानी माँ, अब चलते हैं। अप्सरा और उसके माता पिता से इजाजत लेने के बाद सभी लोग अपने रास्ते पर आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी हमें उस जादूगर तक पहुँचने में और दिन लगेंगे। तुम सही कह रहे हो वधिराज, अभी समय लगेगा। हाँ, थोड़ी देर से ही सही, बस हमारा काम अवश्य बन जाए। हाँ, तुम सही कह रहे हो करमजीत। हम लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे श्राप से मुक्ति जल्द ही मिल जाएगी। हाँ हाँ राजकुमारी, आपको आपके श्राप से जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी। आप ईश्वर पर भरोसा रखें। जी हाँ राजकुमारी। और ऐसे ही सभी साथी कड़ी धूप में आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। रात काफी हो चुकी है तो सभी लोग एक स्थान पर रुककर विश्राम करने की सोचते हैं। सुबह के 4 बजे सभी लोग सो रहे होते हैं कि तभी टॉबी की आंख खुलती है और टॉबी को कोई जानी पहचानी खुशबू आती है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? इसे तो मैं पहचानता हूँ। टॉबी आसपास की जमीन को सूंघते हुए खुशबू का पीछा करने लगता है। याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? ये खुशबू पहले भी आई है मुझे। और खुशबू का पीछा करते करते टॉबी थोड़ी दूर पहुंच जाता है, जहां पर उसको अपनी पुरानी दोस्त शुगर दिखाई देती है। वो खुश होकर उछलने लगता है और गोल गोल घूमने लगता है। अरे शुगर, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? टॉबी, तुम? शुगर जल्दी से उसकी तरफ भागती हुई उसे गले लगा लेती है, जिससे टॉबी शर्मा जाता है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बताओ तो। वहीं शुगर इतनी खुश थी कि वो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। अरे टॉबी, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम कैसे हो और यहाँ क्यों आए हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मैं किसी जरूरी कार्य से यहाँ हूँ। मेरे साथी भी हैं मेरे साथ। अच्छा, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन जब तुम वहाँ रहती थी तो मुझे अच्छा लगता था। उस वक्त हम दोनों छोटे थे। हाँ टॉबी, लेकिन मेरे मालिक ने वो जगह छोड़ दी तो मुझे जाना पड़ा। अच्छा, तुम बताकर भी तो नहीं गई थी, अचानक गायब हो गई। दरअसल टॉबी करण के साथ जिस जगह पर रहता है वहीं पर 2 साल पहले शुगर भी रहती थी, लेकिन बाद में वो अपने मालिक के साथ वहाँ से कहीं दूर चली गई थी। तुम यहीं आसपास रहती हो क्या? हाँ टॉबी। दोनों बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो दिखने में काफी हट्टा कट्टा था और उसके हाथ में एक छड़ी थी और एक आंख पर पट्टी लगी हुई थी। ये तो शक्ल से ही लग रहा है कोई बदमाश है। अभी मजा चखाता हूँ इसे। शुगर भी मेरी बहादुरी देखकर खुश हो जाएगी। नहीं टॉबी, ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि तुम रुको जरा। तो टॉबी अचानक से उस आदमी के पास जाता है और उस पर हमला करने लगता है। ये देख शुगर घबरा जाती है और उसे रोकती है। अरे नहीं टॉबी, ऐसा मत करो, रुक जाओ। तुम नहीं जानती, शुगर हो सकता है कि ये हमें नुकसान पहुंचाने आया हो। रुक जाओ, मैं कह रही हूँ ना। और टॉबी शुगर की कोई बात नहीं मानता और गुस्से में उस आदमी के पैर में काट लेता है। तभी वो आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है। ए ना समझ, तूने जो किया है वो सही नहीं किया और इसलिए तुझे अब श्राप मिलेगा। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत करिए, इसे माफ कर दीजिए। लेकिन वो आदमी अपनी छड़ी घुमाता है जिससे टॉबी की आवाज चली जाती है और तभी वहां पर करण और सभी लोग पहुंच जाते हैं और शुगर उन सभी को सारी बातें बता देती है। अरे ये टॉबी बोल तो रहा है, लेकिन लगता है मेरे कान खराब हो गए हैं। हाँ भाई, मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लव कुश दोनों अपने कानों पर थप्पड़ लगाने लगते हैं। अरे पागलो, उसकी आवाज चली गई है, बस मुंह हिलता दिख रहा है।
टॉबी, ये क्या हुआ अचानक? और ये तो शुगर है ना? हाँ करण, दरअसल ये मेरे मालिक हैं। टॉबी ने गलत समझ लिया था और तभी। शुगर पूरी बात बता रही थी कि उसका मालिक बीच में बोल पड़ता है। शुगर चलो, अब बहुत देर हो गई है, चलो यहाँ से। टॉबी के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं श्रीमान। लेकिन हम इसे क्षमा नहीं करेंगे, कभी नहीं। लेकिन तभी टॉबी की आंखों से बहुत आंसू निकलने लगते हैं और वो अपनी आंखों से बार बार शुगर के मालिक को मना रहा था। देखिए ना मालिक, इसे अपने किए पर पछतावा है। इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो शुगर। लेकिन मालिक, उससे गलती हुई है, एक बार तो उसे माफ कर दीजिए, उसकी आवाज उसे वापस दे दीजिए। और शुगर जोर जोर से रोते हुए अपने मालिक से प्रार्थना करने लग जाती है। कृपया आप श्राप की मुक्ति का कोई तरीका तो बताइए श्रीमान। हाँ, हम सब आपसे विनती करते हैं, हमारे दोस्त को माफ कर दीजिए। तो आखिरकार सबके कहने पर उस आदमी को शुगर और टॉबी पर दया आ जाती है। ठीक है, तरीका है। पश्चिम में दूर एक बूढ़ी दादी माँ रहती है, जिन्होंने मुझे जादुई कला सिखाई थी। तब मैं 18 वर्ष का था। मुझे पता है कि उन्हें इसका उपाय जरूर पता होगा। ठीक है श्रीमान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन महाराज, आप शुगर को हमारे साथ जाने दें, क्योंकि टॉबी उसे बहुत चाहता है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे जाने दीजिए मालिक, मैं जल्द ही लौट आऊंगी। नहीं, ऐसा सोचना भी मत। अब तुम सब यहाँ से जाओ। तो वो आदमी शुगर को ले कर वहां से चला जाता है और टॉबी काफी दुखी हो जाता है। दुखी मत हो टॉबी, तुम्हारे ठीक होने के बाद हम शुगर को भी लेकर आएंगे। हाँ टॉबी, अभी तुम्हारी आवाज वापस लाना ज्यादा जरूरी है। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। करण और उसके सभी मित्र वहां से चले जाते हैं। आधे घंटे बाद अचानक से उन्हें झाड़ियों के पीछे से आवाज आती है। सावधान दोस्तों, वहाँ कोई हमारे पास आ रहा है, छुप जाओ। चलो जल्दी, हम पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तलवार के साथ तैयार है ना करण? तभी अचानक हिलती हुई झाड़ियों में से शुगर भागती हुई बाहर निकलती है और टॉबी पर कूद पड़ती है। अरे शुगर, तुम? हमें लगा कोई शत्रु होगा। लेकिन इतनी तेजी से क्यों आई तुम? टॉबी के लिए आई हूँ मैं, मेरे मालिक से छुपकर भाग आई हूँ। अब जल्दी निकलो यहाँ से। हाँ हाँ जल्दी करो, वरना शुगर का मालिक यहाँ तक आ जाएगा इसे ढूंढते हुए। तो सब चलते जाते हैं और बड़ी मशक्कत के बाद उनको उस बूढ़ी दादी का पता चल पाता है। सब उनकी झोपड़ी के सामने पहुंच जाते हैं। दादी माँ, हम आपसे मिलने आए हैं, कृपया बाहर आइए और हमारी समस्या का समाधान कीजिए। जी दादी माँ, कृपया करके हमारी सहायता कीजिए। और थोड़ी देर बाद अचानक दादी माँ किसी जादू से उड़ते हुए सामने प्रकट हो जाती है और उनके चारों तरफ चमकीली आभा निकल रही थी। अब मैं भला तुम सब जवानों की सहायता क्यों करूं? बदले में मुझे क्या मिलेगा? आपको क्या चाहिए दादी माँ, बताइए। आप चाहें तो हमसे धन ले लीजिए। अरे मूर्ख लोग, मुझे धन नहीं बल्कि मेरी कुछ पहेलियों का उत्तर चाहिए। और यदि तुम सभी ने मिलकर मेरे कुछ प्रश्नों और पहेलियों का जवाब दे दिया तो ही मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। ठीक है दादी माँ। और दादी माँ खुशी के मारे हवा में यहाँ वहाँ उड़ने लगती है और अपने सवाल पूछना शुरू करती है। एक व्यक्ति जिसका नाम रघुवर है, वो नींद लिए बिना 42 दिनों तक कैसे रहा, जबकि इतने दिनों तक तो बिना सोए कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता? अरे ये कैसा प्रश्न है? हाँ, यही प्रश्न है। चलो बताओ अब। सब काफी सोच में पड़ जाते हैं और उत्तर ढूंढने के लिए काफी सोच विचार करने लगते हैं। तो दादी माँ, जैसा कि आपने बताया कि रघुवर 42 दिनों तक नींद लिए बिना रहा है, लेकिन इसमें रात की चर्चा नहीं करी गई है, तो इसका मतलब ये है कि वो रात में सोया है। तो उत्तर होगा रात में नींद लेकर। दादी माँ उसका जवाब सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है। हाँ, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। अब मेरा अगला प्रश्न सुनो, जो कि एक पहेली है। बताइए दादी माँ। ये एक ऐसी चीज है जो जितना भी ज्यादा बढ़ता है तो मानव को अत्यधिक कम दिखाई पड़ता है। मानव उस समय अपने नेत्र खुले होने के बावजूद भी कुछ नहीं देख पाता। करण और उसके दोस्त अचंभे में पड़ जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं। दादी माँ, इसका उत्तर होगा अंधेरा, क्योंकि अंधेरा जितना ज्यादा बढ़ता है मनुष्य को उतना ही कम दिखाई देता है और नेत्र खुले होने के बावजूद भी मनुष्य देख नहीं पाता है। हाँ,
मैं भी यही कहने वाला था। वाह मेरे भाई, तू कब से इतना बुद्धि वाला हो गया? दादी माँ बहुत खुश होती है और उन्हें सबकी चतुराई और बुद्धिमत्ता पर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य और खुशी भी होती है। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे प्रश्नों के जवाब दे दिए, तो अब मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। धन्यवाद दादी माँ। जी दादी माँ, टॉबी की आवाज वापस लौटा दीजिए। जी दादी माँ, आपकी हम पर बहुत ही बड़ी कृपा होगी। तो दादी माँ टॉबी के पास जाती है और उसे अपनी गोद में बिठाकर उसके गले को सहलाती है और तभी अपने जादू से दूसरे हाथ में एक शीशा लाती है। बेटा टॉबी, इसमें अपना चेहरा देखो और जो मैं बोल रही हूँ उसे मन में दोहराओ। और टॉबी ऐसा ही करता है, जिसके बाद उसकी आवाज वापस मिल जाती है। टॉबी दादी माँ की गोद से उतरकर शुगर को गले लगाता है। तुम बहुत अच्छी हो शुगर, मेरी सहायता करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो फिर हमने क्या किया टॉबी? और सभी लोग हंसते हैं। सब लोग टॉबी की आवाज आने से खुश थे। वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं ठीक हो गया। हाँ टॉबी, मैं भी बहुत खुश हूँ। दादी माँ, अब हम चलते हैं। हम एक महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। तभी सब दादी माँ के पैर छूते हैं और वो सभी को आशीर्वाद देती हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तुम सभी अपने रास्ते पर जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया दादी माँ। अब हम चलते हैं दादी माँ। और सभी वहां से अपने रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी देर चलने पर एक घना जंगल आ जाता है। कितना घना जंगल है। हाँ, दिन में भी अंधेरा हो गया है यहाँ तो। फिर तो यहाँ बड़े बड़े जानवर भी होंगे। यहाँ अभी तो सब ठीक लग रहा है। तो वदिराज, अब हमें किस दिशा पर मुड़ना चाहिए? हमें अगर रास्ते में कोई व्यक्ति मिलता है तो उससे पूछना होगा, क्योंकि रास्ता काफी लंबा है। ठीक है वदिराज। तभी एक तीर उड़ता हुआ करण की तरफ आता है, लेकिन सौभाग्यवश करमजीत तीर को देख लेता है और उस तीर को अपने खंजर से रोककर दूर फेंक देता है। ये क्या था करमजीत? पता नहीं कौन था ये पापी। लगता है फिर से कोई मुसीबत आ रही है। हाँ, हमें भी यही लग रहा है। चिंता मत करो, सब साथ रहो। सभी लोग बेहद डर जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। आप लोग आगे मत बढ़ना, मुझे लगता है यहाँ पर कोई है जो हमें देख रहा है। लेकिन आखिर कौन? ये तो मुझे जाकर ही देखना होगा। ध्यान से दोस्त। लेकिन तभी चारों ओर से बहुत सारे जंगल के कबीले वाले उन्हें घेर लेते हैं। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए वे सभी डर जाते हैं। कबीले के लोग कई वर्षों से वहीं रहते थे। देखो तो, ये तो कबीले के लोग हैं। अच्छा, इनका पूरा शरीर नीला है और चेहरे पर पीली रंग की धारियां बनी हुई हैं। देखने में ये आधे इंसान और आधे जानवर लग रहे हैं। बहुत डरावने हैं ये सब और काफी गुस्से में भी लग रहे हैं। इनके पास भाले भी हैं, ये तो हमें मार ही देंगे लगता है। डर लग रहा है टॉबी। कबीला वासियों, आप सभी हमें गलत समझ रहे हैं। हम आप सबको नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। आप कृपया करके अपने भाले नीचे कर लीजिए। लेकिन वे लोग तो किसी की बात समझ ही नहीं पा रहे थे। करण, मुझे लगता है इनको हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तभी सारे कबीलेवासी उनके चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं और अजीब सी आवाज निकालने लगते हैं। ये क्या कर रहे हैं? हे भगवान! अब क्या होगा? बहुत डर लग रहा है। करण, इनकी भाषा तो हमारी समझ से परे है। अब हम क्या करें? हम कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी बात को उल्टा समझ ले। चिंता मत करो, कोई ना कोई उपाय तो निकल ही जाएगा। लेकिन तुम सब अपनी जगह से मत हिलना, नहीं तो ये कबीले वाले हम पर आक्रमण कर देंगे। दोस्तों, सबके सब झुक जाओ और नीचे बैठ जाओ, ताकि इन्हें ये ना लगे कि हम इनके दुश्मन हैं। तो करण और उसके साथी झुककर नीचे बैठ जाते हैं और तभी कबीले के लोग रुक जाते हैं और चुप हो जाते हैं। करण, लगता है तुम्हारा ये उपाय काम कर रहा है। हाँ, ये सब रुक गए हैं और शांत भी लग रहे हैं। तभी 3 कबीलेवासी उनके पास आते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि मेरी जादुई अंगूठी काम करे। तभी करण एक हाथ से अपनी जादुई अंगूठी निकालने लगता है
और कबीले वालों को लगता है कि शायद कुछ गलत करने वाला है और वे उन पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन तभी उस जादुई अंगूठी के कारण चारों तरफ एक जादुई आवरण बन जाता है। इन लोगों ने हम पर हमला कर दिया है। अब हमें अपना बचाव करना होगा साथियों। सभी लोग तैयार हो जाओ। हाँ करण, सभी लोग अपने अपने हथियार तैयार कर लो। हाँ, हम सब तैयार हैं। और जैसे ही वो आवरण हट जाता है, सभी मित्र उन सभी कबीले वालों से युद्ध करने लग जाते हैं। सभी मित्र अपने बचाव में लगे हुए हैं। वदिराज अपना आकार बड़ा कर लेता है और करण और उसके साथियों की सहायता करने लगता है, लेकिन वो किसी भी कबीले वाले की जान नहीं लेता। किसी की मृत्यु ना हो जाए वधिराज, ये लोग हमारे शत्रु नहीं हैं। ठीक है करण, पर सब लड़ते रहो, बिल्कुल भी मत डरना। और ऐसे ही सभी लोग उन कबीले वालों का सामना करते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर सुनहरी चिड़िया करण के कंधे पर बैठी हुई थी और ईश्वर से कामना कर रही थी। हे ईश्वर, हम सभी की प्राणों की रक्षा करना। और सभी लोग बड़ी मेहनत से उन कबीले वालों का सामना कर रहे होते हैं। तभी कबीले वाले लोग हारने लगते हैं, तो थोड़ी देर बाद सभी कबीलेवासी थोड़ी दूर भाग जाते हैं और एक गोला बनाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। सब रुक जाओ, ये भाग रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? मालूम नहीं बुलबुल। और तभी हवा में नीले रंग का आवरण बन जाता है और आसमान में एक जादुई संगीत सुनाई पड़ने लगता है, जिसे सुनने के बाद करण और उसके सभी साथी बेहोश हो जाते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद सबकी आंख खुलती है तो देखते हैं कि कबीले वाले सबके चारों ओर भाले लेकर खड़े हैं। ये हम कहाँ आ गए? मुझे लगता है कबीले वाले हमें अपने अड्डे पर ले आए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा? हे भगवान। हाँ वो देखो, सिंहासन पर भी एक आदमी बैठा है। लगता है वो इन सबका राजा है। हाँ देखो, वो शायद उठ नहीं सकता, उसके पैर में काफी गहरी चोट लगी है। हाँ, लेकिन ये सब लोग काफी खतरनाक लग रहे हैं। तुम सब चिंता मत करो, सब लोग हिम्मत से काम लो। तभी सिंहासन पर बैठा हुआ आदमी अपनी भाषा में अपने सैनिकों को आदेश देता है। हाँ हाँ हु हलो ओरो बोरो, हलो ओरो बोरो। लेकिन इस बार करण कबीले के राजा की आंखों में आंखें डालकर उसके सामने झुक जाता है। भैया वो। करण अपने हाथों से इशारा करके कुछ बोलने का प्रयास करता है, लेकिन राजा कुछ समझ नहीं पाता। और इसी बीच करण अपने हाथ में पहनी हुई जादुई अंगूठी को हल्का सा छूता है। ए अंगूठी, इनकी भाषा बता। और इस तरह जब राजा अपनी भाषा में कुछ बोलता है तो करण को समझ में आ जाता है। करण को अपने कानों में उस कबीले के राजा का अनुवाद सुनाई देता है। दोस्तों, ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग हमें मारना चाहते हैं, मगर क्यों? हुआ हो आरायमा। ये बोल रहे हैं कि हम इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए। हाँ होई ओरोप हा हा हा। ये कह रहे हैं कि ये हमें मारकर खा जाएंगे। ये सुनकर सभी बेहद डर जाते हैं। तभी सभी लोगों को आभास होता है कि वहां पर वदिराज नहीं है। अरे दोस्तों, वदिराज कहाँ है? वो तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या करें? कहीं उसकी जान खतरे में तो नहीं है? और तभी राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है तो उसके सैनिक वदिराज को बांधकर वहां पर लेकर आते हैं। राजा कुछ बोलता है। करण, ये क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि वधिराज एक दानव है और वो लोग इसे मार देंगे। हमें वधिराज को बचाना होगा करण। वो देखो, उसे मारने की तैयारी हो रही है। कुछ करो करमजीत, करण बचाओ उसे। तभी करण और करमजीत दोनों वधिराज को बचाने के लिए उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन कबीले वाले उन दोनों को पकड़कर रोक लेते हैं। छोड़ दो हमारे दोस्त को, जाने दीजिए, जाने दीजिए। मत मारो वधिराज को। सभी कबीले वाले अपने राजा के कहने पर वधिराज का गला काटने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी सुनहरी चिड़िया की नजर राजा के पैर पर जाती है। करण, राजा से कहो कि मैं राजा के पैर पर लगी चोट को ठीक कर सकती हूँ। और करण अंगूठी की मदद से राजा को उसकी बात बता देता है। ये सुनकर राजा हैरान हो जाता है और खुश भी। राजा ने हाँ कह दी है।
वो भी अपनी चोट को ठीक करना चाहते हैं। और तभी सुनहरी चिड़िया उड़कर जंगल के पश्चिम की ओर चली जाती है और वहां से एक जड़ी बूटी लेकर आती है। करण, इनसे कहो ये पीस कर लगा लें। ठीक है राजकुमारी जी। और वो राजा के सेनापति को वो जड़ी बूटी दे देती है और वही कबीले की सेना जड़ी बूटी को पीसकर अपने राजा के पैरों पर लगा देते हैं, जिससे राजा का दर्द ठीक हो जाता है और घाव भी। झोपा होपा आरारा आरारा, झोपा होपा आरारा। और सभी कबीले वाले खुश हो जाते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। करण और उसके साथियों को छोड़ दिया जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि राजा के सेनापति उन सभी के सामने झुककर उन्हें धन्यवाद भी देते हैं। ये हम बच गए। हाँ टॉबी, राजकुमारी ने हमें बचा लिया। धन्यवाद राजकुमारी जी। घाव ठीक होने से राजा काफी खुश हो जाता है। हरा ओरू, जरा रो आरारा। राजा कह रहे हैं कि उनके पैर की चोट काफी पुरानी थी, जिस पर कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी, लेकिन हम लोगों ने चमत्कार कर दिया। हमें खुशी हुई कि आप ठीक हो गए। और करण अनुवाद करके राजा को बताता है और उन लोगों में कुछ देरी तक वार्तालाप भी होती रहती है। राजा जी चाहते हैं कि हम लोग यहीं पर रुककर इनके जश्न में शामिल हों। ये हमारे लिए छोटा सा जश्न मनाना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत मजा आएगा। और फिर खाने को बहुत कुछ मिलेगा। हाँ हाँ, सही कहा भाई। तो थोड़ी देर में शाम होती है और बेहतरीन जश्न मनाया जाता है। सभी लोग झूमते और नाचते हैं और कबीले वाले जैसा नृत्य भी करते हैं। शुगर, कितना मजा आ रहा है ना। कितने सारे पकवान भी हैं यहाँ। चल भाई, हम तो पहले करेंगे पेट पूजा, फिर करेंगे काम दूजा। खाने पीने और नाचने के बाद रात में सब लोग थक कर वहीं सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सब उठते हैं। करण, हम सबकी तरफ से राजा जी को बहुत बहुत शुक्रिया कह दो। उन्होंने हमारा बहुत सत्कार किया। हाँ करण, और अब हमें चलना होगा। आप हमें यहाँ से जाने की इजाजत दें। तो करण राजा से उनकी भाषा में सब कह देता है और करण राजा को अलविदा कर अपने मित्रों के साथ वहां से चल पड़ता है। अब हमें सोनापुर जाना होगा, क्योंकि मेरे मालिक ने मुझे बताया था कि उस जादूगर का ठिकाना सोनापुर से बहुत आगे है। तो फिर हम सब पहले सोनापुर ही चलते हैं दोस्तों। वैसे पहले भी मैं सोनापुर गई हूँ, वहाँ पर मेरे कई मित्र भी रहते हैं। ठीक है राजकुमारी जी, आप हमें रास्ता दिखाइए। वधिराज, मुझे लगता है आगे का रास्ता काफी मुश्किल होने वाला है। हाँ राजकुमारी जी, लेकिन धैर्य रखिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो उन्हें चलते चलते शाम हो जाती है और थोड़ी देर बाद वे लोग एक बहुत ही चमकदार मायावी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वो देखो सब लोग, कितनी चमक दिखाई पड़ रही है सामने। ये किसकी चमक है राजकुमारी जी? वो सोनापुर की चमक है, दूर से ही दिखाई दे रही है। हाँ, अब तो बस आ गया सोनापुर। वाह, कितनी सुंदर चमक है सच में। और सभी लोग सोनपुरा में प्रवेश करते हैं। वे लोग जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यहाँ तो बहुत सारी मायावी चीजें दिख रही हैं। और देखो तो, वो लोग कितने सुंदर है ना। इतने छोटे लोग, वो भी इतने चमकीले। वाकई में अद्भुत नजारा है। हाँ, यहाँ के लोग कितने छोटे हैं और इनके तो पंख भी हैं। ये साधारण इंसान जैसे नहीं दिख रहे। राजकुमारी जी, ये तो आपके जितने छोटे इंसान हैं। इंसान और पक्षी का मेल है इनमें। ऐसे अद्भुत इंसान तो मैंने कभी नहीं देखे। हाँ, सही कहते हो। कहीं इनमें से हमें कोई खतरा तो नहीं होगा? नहीं नहीं, ये सब लोग बहुत अच्छे हैं, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। सुनहरी चिड़िया को देखकर सभी लोग काफी प्रसन्न हो जाते हैं और वो उन्हें गले से लगाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वे लोग दुखी दिखाई देते हैं। इनसे मिले सब लोग। ये यहाँ की रानी कविता है। प्रणाम रानी जी, आप सबका यहाँ स्वागत है। लेकिन आप सभी इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ रहे हैं रानी जी? क्या बताऊं, सोनापुर को तो नजर लग गई है, लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल एक राक्षस है कापला, जो बेहद खतरनाक है। वो हर हफ्ते सोनापुर में आता है और यहाँ के 4 निवासियों को एक बार में ही खा जाता है। क्या? हे प्रभु, ये तो बहुत बड़ी बाधा है। लेकिन आप चिंता मत करो रानी जी, सब ठीक हो जाएगा। हम सब कोई उपाय सोचते हैं। हाँ रानी जी, आप चिंता ना करें, ऐसे रोइए ना, हम आप सबकी सहायता करेंगे। हाँ रानी जी,
हम आपकी सहायता करेंगे। तो ठीक है रानी जी, अब हम उस राक्षस से लड़ेंगे। मुझे विश्वास है कि हम जीत जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों। वो राक्षस कल यहाँ आने वाला है, फिर से 4 निवासियों को मार कर खाने वाला है। सब बहुत डर में हैं। ना जाने अब क्या होगा, कौन मारा जाएगा। जो होगा अच्छा ही होगा। डरो मत बहन, ये सब हमारे साथ हैं। अगले दिन सुबह के वक्त अचानक धरती में कंपन होने लगती है। ये क्या है? ये धरती हिल क्यों रही है? वो आ रहा है। ये राक्षस कापला के आने का संकेत है। लगता है बहुत बड़ा राक्षस है वो, तभी ऐसा हो रहा है। डरिए मत, हम है ना यहाँ। तभी वहाँ बड़ा सा राक्षस आता है। उसके बड़े बड़े पैर थे और वो बहुत विशाल काय था। सभी तैयार हो जाओ साथियों। हाँ करमजीत, हम सब तैयार हैं। टॉबी, शुगर, तुम दोनों जाओ और करण के साथ रहो। ठीक है राजकुमारी जी। जी राजकुमारी। राक्षस उनके और पास आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। आज मैं फिर से अपनी पेट पूजा करूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ सोलापुर वालों। और इसी बीच बदिराज भी अपना आकार काफी बड़ा कर लेता है। हे अधर्मी पापी दुष्ट, तू इन मासूम लोगों की जान लेकर अपने आप को बहुत महान समझने की भूल कर बैठा है। अभी भी वक्त है, सुधर जा दुष्ट, नहीं तो अंजाम बहुत ही खराब होगा। तू मुझे अहंकार दिखा रहा है? मुझे? हाँ, अभी रुक, तुझे सबक सिखाता हूँ। और दोनों में घमासान लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे पर वार करते रहते हैं। संभल कर बदिराज, देखो काफला हार रहा है। वाह बदिराज, और मारो और मारो। तू हार रहा है कापला, आज तेरा अंत मेरे हाथों ही होगा। और इसी बीच कापला मरने का नाटक करता है और गिर जाता है। लगता है काफला मर गया है। हाँ, अभी देखता हूँ। मुझे नहीं लगता ये मरा है। इसकी सांस देखता हूँ करण। तो बधिराज उसके पास जाकर उसकी सांस को महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच कापला जाग जाता है और वधिराज के पैरों को पकड़कर उसे जोर से नीचे गिरा देता है, जिससे वधिराज वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। ये तो कपाला की चाल थी, वधिराज को फंसाने के लिए। तुम सोलापुर के निवासियों को क्या लगा कि तुम सब बच जाओगे? चिंता मत करो, मैं तुम सबको एक एक करके खत्म कर दूंगा। करण, अब हमें ही कुछ करना होगा। सोनपुर के निवासी बेहद डर जाते हैं। आप सब डरिए मत, हम कुछ करते हैं। हाँ करण, चलो लड़ते हैं इससे। और दोनों कापला राक्षस से लड़ने लगते हैं, लेकिन उसका आकार काफी बड़ा था। दोनों उसका सामना करते करते थक जाते हैं। बुलबुल भी उस राक्षस पर वार करने की कोशिश करती है। ये काफी ताकतवर है करण, अब क्या करें? कोई उपाय तो सोचना होगा। हमारे वार का इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। हाँ करण, हम इसके सामने बहुत छोटे हैं। अब काफला तो निवासियों की तरफ बढ़ रहा है, अब क्या होगा? तभी सुनहरी चिड़िया को एक उपाय सूझता है। करण, मुझे जल्दी से अपनी जादुई अंगूठी दे दो। ये लीजिए राजकुमारी जी, पर इससे क्या होगा? सुनहरी चिड़िया जादुई अंगूठी को अपने मुंह में पकड़ लेती है और कापला की तरफ बढ़ती है। और कापला सोनपुरा के वासियों को खाने के लिए उन्हें अपने हाथों से उठा लेता है। तुम लोगों को देखकर लगता है कि तुम सब काफी स्वादिष्ट हो। हे पापी रुक जा, ऐसा अधर्म ना कर, छोड़ दे इन मासूमों को, छोड़ दे। चुप कर जा बेवकूफ, मुझे अपने भोजन का स्वाद और आनंद उठाने दे। और इतना कहने के बाद वो अपने हाथ में पकड़े हुए उन छोटे छोटे वासियों को अपने मुंह में डालने ही लगता है कि तभी चिड़िया भी अंगूठी के साथ कापला के मुंह के अंदर चली जाती है और जल्दी ही उस अंगूठी से सुरक्षा का आवरण उत्पन्न कर देती है, जिससे कापला राक्षस का मुंह फट जाता है और सारे सोनपुर वासी बाहर निकल आते हैं। सभी सुनहरी चिड़िया को गले लगा लेते हैं। राजकुमारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जान बचाने के लिए। अगर आज आप यहाँ ना होती तो ना जाने हमारा क्या होता, हम तो जिंदा ही नहीं रहती। इसमें धन्यवाद किस बात का, हम सब बहनें हैं और एक बहन का फर्ज होता है कि वो अपनी दूसरी बहन की रक्षा करे, जो कि मैंने किया। बस आपने बिल्कुल सही कहा राजकुमारी। बहुत बहादुरी का कार्य किया आपने राजकुमारी जी। हाँ वाकई में। तुम दोनों के साथ रहने से मैं भी बहादुर हो गई हूँ।
वहीं दूसरी ओर सभी लोग सुनहरी चिड़िया के इस बहादुरी से काफी खुश थे। तभी वदिराज भी होश में आ जाता है। सभी को खुश देखकर शुगर और टॉबी खुशी से नाचने लगते हैं। चलो मैं भी तुम्हारा साथ देती हूँ। तो चलो हम लोग भी नाचते हैं। और इसके बाद सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और गोला बनाकर इधर उधर घूमते हैं, जिससे उनके चारों ओर जादुई चमक पैदा हो जाती है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। करण, करमजीत, तुम सब भी आओ ना। हाँ दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है। मैंने तो अपने पूरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं देखा। हाँ शुगर। तभी सोनपुर के वासी करण और करमजीत को भी खींच कर ले आते हैं और सब नाचने लगते हैं। सभी लोगों ने काफी देर तक खुशी मनाई और थोड़ी देर बाद सब थक गए थे। तो रानी कविता, अब हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करना है। हाँ कविता, अब हम सबको यहाँ से जाने की इजाजत दो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन। लेकिन हाँ, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करना, मैं तुरंत वहाँ पर चली आऊंगी। अच्छा बहन। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो बस तुम ये मंत्र बोलना। तुम जैसे ही ये मंत्र बोलोगी मैं वैसे ही वहाँ पर प्रकट हो जाऊंगी। और कविता चिड़िया के कान में एक मंत्र बताती है। अच्छा रानी जी, हम आपको जरूर याद करेंगे। हाँ रानी जी। और इसके बाद सभी लोग अलविदा कहकर वहां से चले जाते हैं। चलते चलते काफी देर हो जाती है और सभी को प्यास लगती है। थोड़ी ही दूर उन्हें सामने एक तालाब दिखाई देता है। वहाँ देखो दोस्तों, तालाब है। बहुत प्यास लगी है, हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। चलो जल पीते हैं। हाँ मित्र, तुम सही कहते हो। चल चलकर सबको प्यास लग गई, तो चलो चलते हैं, इसी तालाब का पानी पी लेते हैं। और तभी वहां पर रुककर सभी लोग पानी पीने लगते हैं। इसी बीच एक साधारण सा दिखने वाला आदमी वहां पर आ जाता है। आप सभी बड़े सज्जन लगते हो। आप सब कहाँ से हो बच्चों? जी, हम काफी दूर से आए हैं। और आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रामू है। मैं इस जगह की देखरेख करता हूँ। कभी कभी तालाब के पास टहलने आ जाता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। हम सब राहगीर हैं। बस तालाब से जल पीकर हम यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ अब। वो आदमी जाने लगता है और तभी कुछ दूर जाने पर वो आदमी चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाता है और वो दर्द से कराहने लगता है। रक्षा करो कोई जल्दी, बहुत कष्ट हो रहा है। हे प्रभु, इन्हें क्या हो रहा है? भगवान जी, इनकी रक्षा करिए। अरे पर अचानक से इन्हें क्या हो गया? चलो सभी उस आदमी के पास जाते हैं और थोड़ी देर बाद तड़पते हुए वो आदमी बेहोश हो जाता है। करण, इसकी सांसें तो अभी भी चल रही हैं। इसे अचानक से क्या हो गया? सभी लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक से वो आदमी अपनी मुट्ठी में से कुछ धूल जैसा पाउडर उन सभी पर फेंकता है, जिससे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। आ गए ना मेरे हाथ में, अब मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? तुम सभी को मैं छोड़ूंगा नहीं। और वो आदमी उन सभी को अपनी जादुई शक्तियों की मदद से हवा में उड़ाते हुए उस जगह से कहीं और ले जाता है। वो उन सभी को काल कोठरी जैसी जगह में बंद कर देता है, जहां सलाखें भी लगी थी, और उन लोगों के सामने कोई तंत्र विद्या करने लगता है। तभी लवकुश की आंखें खुलती हैं। धीरे धीरे बोलना, कहीं वो सुन ना ले। हाँ ठीक है। देखो लव, वो कोई तंत्र मंत्र कर रहा है। हाँ, काफी भयानक है और उसके चारों ओर अजीब सा काला आवरण भी बन गया है। डर लग रहा है भाई। उस आवरण में अजीब अजीब से भूतिया चेहरे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, और अजीब अजीब सी भयंकर आवाज भी आ रही है मुझे तो। हमें इन सबको उठाना होगा। अभी कुछ मत करो, कहीं वो हमें देख ना ले। आंखें बंद कर लो, कुछ सोने का नाटक करो। ठीक है। कुछ देर बाद वो आदमी वहां से चला जाता है और फिर सुनहरी चिड़िया भी जाग जाती है। वदिराज, करण, बुलबुल, सब उठो। हम दोनों तो उठे ही हुए हैं। बहुत भयानक दृश्य भी देखा हमने। वो कोई तंत्र मंत्र कर रहा था, भूत भी दिख रहे थे। डर लग रहा है मुझे तो बहुत। ये आदमी कुछ खतरनाक करने की फिराक में है। हमें यहाँ से जल्द बचकर निकलना होगा। लेकिन यह तो कोई कालकोठरी जैसा है, कैसे निकलेंगे?
हाँ देखो, उस आदमी ने हमारे साथ धोखा किया और हमें यहाँ पर कैद कर लिया। अब हम लोग यहाँ से कैसे आजाद होंगे? आप चिंता ना करें, कोई ना कोई उपाय जरूर निकल आएगा। हम सब है ना साथ में। ये व्यक्ति काफी क्रूर लगता है, कहीं कुछ गलत ना कर दे। डरो मत शुगर, हमारे मित्र है ना, वो सब संभाल लेंगे। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। हाँ, मुझे भी। और इसके बाद सभी लोग उपाय सोचने लगते हैं। लगता है वो वापस आ रहा है। सब लोग फिर से बेहोश होने का नाटक करो। तभी इस बीच वो आदमी कमरे में वापस आता है और वहीं उसके आते ही सब लोग बेहोश होने का नाटक करते हैं और उस आदमी को लगता है कि सभी लोग बेहोश हैं। वो बैठकर थोड़ी देर कुछ मंत्र पढ़ता है और उसके बाद मदिरापान करने लगता है। बीच बीच में उसकी आंखों का रंग बदलता रहता है। ओह, तो इसकी आंखों का रंग बदल रहा है। मैं समझ गई, ये सब उसी जादूगर का किया हुआ है। हाँ राजकुमारी, सही पहचाना आपने। ओह, मुझे आवाजें आ रही हैं। लगता है सब नन्हे चूहे जाग गए हैं। हाँ, हम सब होश में हैं। दुष्ट, तू कौन है? ये सब क्यों कर रहा है? मैं तुम सबको दंड देने के लिए यहाँ आया हूँ। दंड हमें नहीं, तुझे मिलेगा। तभी वधिराज मौका पाकर अपना आकार काफी बड़ा कर लेता है और उस काल कोठरी की सलाखों को तोड़ देता है। तुझे क्या लगता है कि तू मेरा सामना कर पाएगा? इतना आसान नहीं है मेरा सामना करना। देख अभी मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। इतना घमंड भी अच्छा नहीं। तेरा ये घमंड तेरे विनाश का कारण भी बन सकता है। उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर हमला कर देता है। दोनों में काफी घमासान लड़ाई होने लगती है। वो आदमी थोड़ी ही देर में वधिराज से हारने लगता है। वो आदमी कुछ मंत्र पढ़ता है जिससे उस जगह पर एक तालाब बन जाता है। वहीं वो आदमी वधिराज से लड़ते लड़ते उस तालाब के पास पहुंच जाता है और छल करके वधिराज को उस तालाब में गिरा देता है। ये तालाब एक मायावी तालाब है। इस तरह के अंदर जो जाता है वो वहीं पर फंस कर रह जाता है। अब तू इसमें सदा के लिए फंस गया है। करण चलो, अब हमें इससे लड़ना होगा। तो दोनों अपनी तलवार से उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो आदमी अपने चारों ओर एक जादुई घेरा बना लेता है जिस कारण वो उनसे बच जाता है। इस आवरण के भीतर तो हम जा ही नहीं पा रहे हैं करमजीत। हाँ करण, अब कैसे हराएं इसे? अभी बताता हूँ। इसके बाद वो आदमी कोई मंत्र पढ़ता है जिससे करमजीत और करण बाकी सभी मित्रों के साथ वापस एक और काल कोठरी में कैद हो जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम सब मेरा सामना नहीं कर पाओगे। चलो, अब बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक। अब मैं अपना मदिरापान करता हूं। पर वो आदमी फिर से मदिरापान करने लगता है और थोड़ी देर बाद थक कर वहां से कहीं बाहर चला जाता है। सभी मित्र चिंतित हो जाते हैं और कोई उपाय सोचते हैं और सोचते सोचते काफी देर बाद राजकुमारी, अब हमें सोनापुर की रानी कविता को याद करना चाहिए। ठीक है करण, तुम सही कहते हो। मैं अभी मंत्र पढ़ती हूँ। इसके बाद सुनहरी चिड़िया मंत्र पढ़ती है जिससे सोनापुर की रानी कविता कुछ ही देर में वहां आ जाती है। इसके बाद सुनहरी चिड़िया कविता को सारी बात बता देती है। थोड़ी देर सोचने के बाद कविता को एक उपाय सूझता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी नशे में धुत था, लेकिन फिर भी और मदिरापान करना चाहता था। वो आदमी फिर से अंदर आने लगता है। लगता है वो फिर से अंदर आ रहा है। कविता रानी जी, आप जल्दी से छुप जाइए। हाँ कविता, वरना वो तुम्हें भी फंसा देगा। वो मदिरा पीने आ रहा होगा। चिंता मत करो, मैं छुप जाती हूँ। तो कविता अंदर ही एक जगह छुप जाती है और तभी वो आदमी अंदर आ जाता है। आज तो काफी आनंद आया। अपने दुश्मनों को भी हराया और अच्छे से मदिरापान भी किया। तभी थोड़ी देर बाद उस आदमी के पेट में असहाय पीड़ा होने लगती है। वो आदमी जोर जोर से कराहने लगता है। ये क्या हो गया? मैं तो दर्द से मर रहा हूँ। कोई बचाओ मुझे। हे दुष्ट पापी, ये मैंने ही किया है। मैंने तेरी मदिरा में एक जादुई मोती मिला दिया था, जिसे पीने के बाद तेरा ये हश्र हो रहा है। और बता दूं कि इस मोती को तेरे शरीर से मैं ही निकाल सकती हूँ। ठीक है, जो भी करना है कर, लेकिन जल्दी मुझे बचा। जल्दी, बहुत पीड़ा हो रही है। लेकिन तू पहले मेरे मित्रों को यहाँ से जाने दे। आदमी पहले सोचता है
लेकिन उसे इतनी पीड़ा हो रही थी कि वो हाँ कर देता है और करण और उसके मित्रों को जल्दी से वहां से छोड़ देता है और वधिराज को भी तालाब से निकाल देता है। सभी मित्र उस आदमी के अड्डे से बाहर निकल जाते हैं। वहीं रानी कविता अपनी शक्तियों से पहले उस अड्डे के चारों ओर एक जादुई घेरा बना देती है ताकि वो आदमी वहां से बाहर न आ पाए, और तभी वो एक मंत्र पढ़ती है जिससे वो जादुई मोती जो उस आदमी के अंदर था कविता के हाथों में आ जाता है। कविता मोती को अपने हाथों में पकड़ लेती है। अब तू सुरक्षित है। इतना कहकर उसके अड्डे से गायब हो जाती है और गायब होकर वो करण और उसके मित्रों के पास पहुंच जाती है। सुनहरी चिड़िया और बाकी लोग काफी खुश हो जाते हैं। हम सभी को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कविता। कविता, तुमने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया। तुमने कितनी आसानी से उस खतरनाक आदमी से हम लोगों को छुटकारा दिलवा दिया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप राजकुमारी जी। रानी कविता जी ने तो आज एकदम कमाल ही कर दिया। रानी कविता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी कविता। मेरे प्यारे मित्रों, इसमें धन्यवाद कैसा? आप सभी ने भी तो मेरी कितनी सहायता करी थी। आप सभी ने सोनापुर को उस राक्षस से बचाया था जो कि मेरे इस कार्य से काफी बड़ा और खतरनाक भी था। ये तो मेरा फर्ज था। वधिराज और बाकी सभी मित्र रानी के सामने सिर झुकाते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप सब तो मेरे मित्र हैं। आप सबको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा रानी कविता। और इसके बाद सभी लोग थोड़ी वार्तालाप करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद, अच्छा राजकुमारी, अब मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए। हाँ कविता, अब तुम यहाँ से जाओ। वहाँ सब तुम्हारी राह देख रहे होंगे। और सोनपुरा की रानी वहाँ से गायब हो जाती है। अच्छा वधिराज, अब आगे हमें कहाँ जाना है? मेरे गुरुजी के अनुसार अब हमें मूर्तिपुर जाना होगा। आशा करता हूँ कि हमारा आगे का सफर अच्छा होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आगे जो भी समस्या है उसका सामना हम सभी साथ में कर पाने में समर्थ हों। चिंता मत करो बुलबुल, जीत हमारी ही होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और थोड़ी देर बाद करण और उसके मित्र वहां से चले जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद सब रुक जाते हैं। अब हमें यहाँ पर किसी से रास्ता पूछना होगा। वे लोग आसपास के निवासियों से पूछताछ करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। सुनहरी चिड़िया निराश होने लगती है। राजकुमारी, उदास मत होइए, हम अपने कार्य में जरूर सफल होंगे। हम सब हैं ना आपके साथ। और उनके समझाने पर चिड़िया थोड़ी शांत हो जाती है। तभी रास्ते में उन सबको एक बूढ़ी दादी मिलती है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब कहाँ जा रहे हो? दादी माँ, हमें मूर्तिपुर का रास्ता ढूंढना है, परंतु उसका रास्ता तो किसी को भी नहीं मालूम। बेटा, उत्तर की ओर जाना। वहाँ एक पीपल का पेड़ होगा, उससे दाएं मुड़ जाना। वहाँ पर तुम्हें एक बालक मिलेगा जो कि एक जादुई बालक है। वो तुम्हें मूर्तिपुर का रास्ता बता देगा। धन्यवाद दादी माँ। और थोड़ी देर बाद सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। जब वे पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि दादी वहां से गायब हो चुकी थी। तो जैसा दादी ने बताया था वे लोग वैसा ही करते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी अचानक से 15 साल का एक बालक वहां पर हवा में प्रकट हो जाता है। देखो, हवा में से वो बालक आ रहा है। लगता है यही वो बालक है जिसके बारे में दादी अम्मा हमें बता रही थी। हाँ, चलो पूछते हैं। आप कौन हैं? मैं इस जगह का मालिक हूँ। अच्छा राजकुमार, हम आपको सलाम करते हैं। क्या आप हमें मूर्तिपुर का रास्ता बता सकते हैं? अवश्य मेरे मित्र, मैं अवश्य ही मूर्तिपुर का रास्ता बता दूंगा, लेकिन इससे पहले आप सभी को मेरी सहायता करनी होगी। ठीक है राजकुमार, परंतु कैसी सहायता? दरअसल ये बात है 1 साल पहले की। एक दिन हमारे राज्य पर किसी दूसरे राज्य के लोगों ने हमला कर दिया था। हम सभी ने उनकी सेनाओं को मार गिराया, लेकिन उस राज्य का जो राजा था उसकी एक पुत्री है जिसने काला जादू सीख रखा है, जिस वजह से वो काफी शक्तिशाली हो गई है और उसका नाम कलिका है। उसने मेरे माता पिता का हरण कर लिया है। हे प्रभु। हाँ, और मैंने उसे कई बार हराने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे हरा ही नहीं पा रहा हूँ। तभी मुझे किसी बाबा ने बताया कि उसका वध कोई साधारण इंसान ही कर सकता है, जैसे कि तुम, करण और कर्मजीत और बुलबुल। तो ठीक है राजकुमार, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हम तुम्हारे माता पिता को उसके चंगुल से छुड़वा कर ले आएंगे। हाँ राजकुमार, आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं।
तो वे लोग योजना बनाते हैं और थोड़ी देर बाद कलिका जादूगरनी के अड्डे पर पहुंचते हैं। कलिका जादूगरनी का अड्डा बहुत बड़ा है और उसका अड्डा किसी गुफा की तरह दिखता है जिसका रंग काला है। पत्थरों के पीछे छुपकर करण और बाकी लोग उसके अड्डे को देख रहे थे और बातें कर रहे थे। कितनी अंधेरी जगह है ये। हाँ, जैसे भूतों का घर होता है। वो जादूगरनी कहाँ होगी? करण, करमजीत, तुम दोनों मेरे साथ चलो। मैं भी अंदर चलूंगी। ठीक है बुलबुल, लेकिन थोड़ा संभल कर। कुश और लव, तुम दोनों राजकुमारी के साथ यहीं पर रहोगे, ठीक है ना? ठीक है करण, जैसा तुम कहो। हाँ करण, आराम से जाना, ईश्वर तुम सभी की सहायता करे। इसके बाद तीनों उस बालक के साथ अंदर चले जाते हैं और बाकी लोग बाहर ही रहते हैं। करण, करमजीत, बुलबुल और बालक धीरे धीरे चुपके से उस जादूगरनी के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे होते हैं। वधिराज, अब तुम अपना कार्य शुरू करो। तो वधिराज योजना के मुताबिक चारों ओर तहलका मचाने लगता है, शोर होने लगता है, जिसे कालिका भी सुन लेती है। यहाँ पर कौन आ गया है? जो भी ये कर रहा है बहुत बड़ी भूल कर रहा है। मेरे हाथों से बचकर नहीं जाने वाला है। और इसके बाद कालिका अपने सैनिकों को वधिराज के पास भेज देती है। वधिराज इन सैनिकों का सामना करता रहता है और एक एक करके मार कर गिराने लगता है। वहीं करण तीनों लोगों के साथ धीरे धीरे कलिका के पास पहुंच रहा है और इसी बीच चारों लोग गलती से उस घेरे को पार कर लेते हैं जिस घेरे को कालिका जादूगरनी ने बनाया हुआ था। कालिका जादूगरनी को सब पता चल जाता है। अच्छा, तो कोई और भी है जो मेरी गुफा के अंदर घुस आया है, मुझ तक आ रहा है। कालिका जादूगरनी हवा में उड़ते हुए उनकी दिशा में जाने लगती है। तुम लोग यहाँ तक चले आए? तुम्हारा ये दुस्साहस, अभी तुम सभी को सबक सिखाती हूँ। और इतना कहकर वो अपने हाथ को हवा में लहराती है जिससे वहां पर एक जादुई शक्ति उत्पन्न हो जाती है और प्रकाश उन चारों की ओर गिरता है। तीनों लोगों को काफी पीड़ा होती है लेकिन बालक को पीड़ा नहीं होती। हिम्मत मत हारो, तुम इसका सर्वनाश कर सकते हो। तुम सब मेरा सर्वनाश करने आए हो? इससे पहले मैं तुम सभी का सर्वनाश कर दूंगी। और कलिका हवा में वहां उड़ने लगती है। थोड़ी देर बाद वो अपने बाएं हाथ से एक नीली रोशनी पैदा करती है और उन सभी के ऊपर छोड़ती जाती है। आसपास पत्थर गिरने लगते हैं। इस नीली रोशनी से बचकर रहना, अगर वो तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो तुम सभी मूर्ति में परिवर्तित हो जाओगे। सभी लोग बहुत डर जाते हैं परंतु अपने डर का सामना करते हुए अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहते हैं। तभी करमजीत जमीन पर गिर जाता है। कलिका उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। एक परिंदा तो मर गया, अब बाकी सबकी बारी है। तभी इस बीच मौका पाकर करमजीत कलिका की गर्दन को काट देता है। वाह करमजीत, बहुत अच्छा किया। लगता है कि इसकी मृत्यु हो गई है। और भी लोग वहां से जाने लगते हैं लेकिन तभी कलिका फिर से उड़ जाती है और जोर जोर से हंसकर उन सभी पर वार करने लगती है। तुम सभी को क्या लगता है कि तुम सब बच जाओगे? मेरे चंगुल से बचना नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। और फिर से अपने हाथों से रोशनी उत्पन्न करने लगती है। सभी लोग उसका सामना कर रहे हैं कि तभी बुलबुल उपाय सोचने लगती है और थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक बात आती है। मुझे लगता है इस जादूगरनी कलिका के हाथों में ही इसकी शक्ति छुपी हुई है। अगर मैं इसके हाथों को काट दूं, तो हो सकता है कि इसका जादू खत्म हो जाए। हिम्मत करके पत्थरों पर चढ़कर बुलबुल उसके पास जाने की कोशिश करती है लेकिन कलिका जादूगरनी भी काफी ताकतवर थी। वो अपने आप को बचाने का हर संभव प्रयास कर रही थी। अरे नादान बच्ची, तू मुझे हराने चली है? तू तो बस एक मूर्ख बच्ची है। हे जादूगरनी, इतना घमंड अच्छा नहीं होता है। तुम क्या जानो कि अच्छाई क्या होती है? क्या तुमने कभी किसी के साथ अच्छा किया है? ये अच्छाई क्या होती है? मैं तो हमेशा बुराई का साथ देती हूँ। हाँ, ये तो सही बात है। लगता है तुम्हें बचपन में कोई प्यार नहीं मिला, शायद इसीलिए तुम ऐसी हो गई हो। और ऐसे ही बुलबुल कालिका को अपने बातों में फंसाने की कोशिश करती है।
और बातों ही बातों में कालिका के बाएं हाथ को काटने की कोशिश करती है। लेकिन इस बीच कालिका को गुस्सा आता है और वो बुलबुल को मूर्ति बनाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है कि तभी मौका पाकर बुलबुल उसके हाथ को काट ही देती है। लेकिन तब बुलबुल का पैर पत्थर का बन चुका था। नहीं बुलबुल, नहीं, ये क्या हो गया? नहीं नहीं, मैं पत्थर बन गई। चिंता मत करो बुलबुल। वो देखो, हमारे साथी भी भागकर हमारी तरफ आ रहे हैं। वो बुलबुल की हालत देखकर काफी दुखी हो जाएंगे। हाँ करमजीत। अब कालिका जादूगरनी का जादू खत्म हो जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। तो उसकी गुफा भी अपने आप से गायब हो जाती है और बालक के माता पिता भी वहां पर पहुंच जाते हैं और करण के दोस्त भी। बालक अपने माता पिता को गले लगा लेता है। आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा माता पिताजी। हमें भी बेटा, ये जादुई हमसे सही नहीं जा रही थी। बालक अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश तो था, लेकिन बुलबुल की हालत देखकर वो परेशान भी हो जाता है। वही करण और बाकी मित्र भी बुलबुल की ऐसी हालत पर रोने लगते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मुझे पता है कि ये दुख का माहौल है, लेकिन आप सब चिंता ना करें, मैं आप सभी की सहायता अवश्य करूंगा। हाँ बच्चों, आप सब परेशान मत हो, हम सब आपके साथ हैं। जी, आप सभी सही कह रहे हैं, हम सभी को हौसला रखना होगा। अब हमें बुलबुल को ठीक करने का उपाय सोचना होगा। सब लोग बुलबुल की हालत से काफी दुखी हो गए थे। मित्रों, आप सभी परेशान ना होना, बुलबुल जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि मेरे खास बाबा हैं जो इसमें हमारी सहायता कर पाएंगे। अच्छा, तो फिर ठीक है, चलो उनके पास। पिताजी, आप बुलबुल का ध्यान रखना, हम सब तब तक श्राप की मुक्ति का जवाब ढूंढ कर आते हैं। ठीक है पुत्र। चलो मित्रों, फिर चलते हैं। हाँ चलो, बुलबुल तुम चिंता मत करो, बस तुम ठीक होने वाली हो। और इसके बाद सभी मित्र उस बाबा के पास पहुंचते हैं। सभी लोग बाबा को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बाबा उस समय अपनी आंखें बंद किए हुए हवा में बैठे थे। बाबा जी काफी शक्तिशाली मालूम पड़ते हैं। हाँ लव, तुमने बिल्कुल सही सोचा, बाबा जी बेहद शक्तिशाली व बुद्धिमान हैं। वास्तव में? बाबा जी आंखें खोलिए, हम आए हैं आपके दरबार में। बाबा आंखें खोलते हैं और हवा से नीचे उतरते हैं। अरे पुत्र, तुम आओ, क्या बात है? और ये सब कौन है? बाबा, हमें आपकी सहायता चाहिए। ये मेरे मित्र हैं, थोड़ी दुविधा में हैं, कृपया इनकी सहायता करें। सभी बाबा को प्रणाम करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सहायता अवश्य करेंगे। क्या परेशानी है, बताओ। और बालक उन्हें सारी परेशानी बता देता है। अच्छा, तो ये बात है, घबराओ नहीं, इसका एक उपाय है, लेकिन कठिनाई हो सकती है। हम हर कठिनाई का सामना कर लेंगे बाबा जी। बस हमारी मित्र सही स्थिति में आ जाए। अति उत्तम। तो सुनो सब, पूर्व दिशा में आगे जाकर एक बड़ा और घना जंगल है, जहां एक जादुई प्राणी रहता है। उसका आधा शरीर मकड़ी है और आधा शरीर मानव जैसा है। वो तुम सबकी सहायता कर सकता है, परंतु याद रहे, उस जंगल में सोना नहीं है तुम सबको। पर क्यों बाबा जी? क्योंकि वहां पर जो भी सो जाता है वो उसे मार कर खा जाता है। ये तो बहुत डराने वाली बात है। उस जादुई प्राणी ने अपने सिर पर एक ताज पहना होगा, उसमें एक मोती लगा है। उस मोती को तुम सबको लेकर आना होगा, क्योंकि वह मोती बहुत ही शक्तिशाली है। उससे तुम्हारी मित्र ठीक हो जाएगी। और वो हमें कौन से समय पर मिलेगा? तुम सभी को जंगल में बैठकर उसके आने का इंतजार करना होगा कि कब वह बाहर आएगा। तो हम सभी को संभल कर चलना होगा। जी राजकुमारी, परंतु हम सभी को हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि जिस पथ पर हम सभी चल पड़े हैं वो अत्यंत कष्ट से भरा हुआ है, परंतु जीत की आशा रखना अच्छी बात है। हाँ करण, तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। हाँ टॉबी, सब बहुत बहादुर हैं और अच्छे भी हैं। टॉबी और शुगर, तुम दोनों यहीं पर रुको, क्योंकि जंगल का रास्ता काफी खतरनाक है। ठीक है करण, जैसा तुम कहो। तो इसके बाद चिड़िया, करण, करमजीत, बालक, वधिराज और लवकुश जंगल के रास्ते की ओर चले जाते हैं। लवकुश, तुम दोनों याद रखना कि हमें यहाँ पर नहीं सोना है। हाँ, तुम दोनों हर जगह सो जाते हो, कहीं उस मकड़ी का नाश्ता मत बन जाना। नहीं बनेंगे, तो हमें उस जादुई प्राणी का इंतजार करना होगा, और वो ना आया फिर? पर हमें उसका इंतजार करना होगा,
जब तक वो यहाँ पर आना जाए। हाँ मित्रों, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है। डरो मतलब हिम्मत रखो और ये भी तो देखो कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। हाँ वधिराज। और सभी मित्र किसी जगह पर बैठ जाते हैं और उस प्राणी के बाहर निकलने का इंतजार करते हैं। वहीं दूसरी ओर वो प्राणी जमीन के अंदर है और बहुत खुश है और इसे इन सब के आने की भनक लग जाती है। आज तो बहुत मजा आने वाला है, इतने सारे नए शिकार। इन सभी को तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे इनके सोने का इंतजार करना होगा। और इस तरह वो प्राणी उनके सोने का इंतजार करता है। वहीं दूसरी ओर करण और उसके मित्र हर संभव प्रयास करते हैं कि वो न सोएं, लेकिन उस प्राणी का इंतजार करते करते काफी रात हो जाती है और सभी को नींद आने लगती है। मित्रों, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। क्या आप सभी को भी नींद आ रही है? हाँ भाई, मुझे भी नींद आ रही है। सोना मत, वरना हम कभी नहीं उठेंगे, वो हमें खा जाएगा। मित्रों, नींद तो आ रही है, लेकिन हमें सहन करना होगा, अन्यथा हम सभी के प्राण खतरे में पड़ जाएंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो करमजीत। हम सभी को कैसे भी करके प्रयास करना चाहिए कि हम ना सोएं। सभी लोग वार्ता कर ही रहे होते हैं कि अचानक से हवा में कुछ चमकदार पक्षी आ जाते हैं और वे सभी गुनगुनाने लगते हैं, जो सुनने में काफी अच्छा लग रहा था। वाह, काफी शानदार है ये सब। हाँ लव, तुम बिल्कुल सही कहते हो। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, काफी अच्छा गा रहे हैं सभी। हाँ, परंतु कहीं किसी की चाल तो नहीं? हाँ, हो सकता है, ताकि हम इनका गाना सुनते सुनते सो जाएं। कोई इस पर ध्यान मत दो। हाँ, आप सही कह रहे हैं, कान बंद कर लो, इन सबको मत सुनो, अपना ध्यान भटका लो सब। कोई भी मित्र उन पक्षियों के गान पर ध्यान नहीं देता तो वे वहां से गायब हो जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद अचानक से सन्नाटा छा जाता है। अचानक से इतना सन्नाटा, लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। संभल कर साथियों, कुछ भी हो सकता है। सभी चौकन्ने हो जाओ और अपने चारों ओर यहाँ वहाँ ध्यान रखो। कुछ हलचल हो तो बताओ। तभी अचानक से जमीन में एक छोटा सा छेद बन जाता है। सभी की नजर उस पर पड़ती है। ये क्या है? जमीन में छेद हो रहा है। पता नहीं, मैं पास जाकर देखती हूँ इसमें क्या है। संभल कर राजकुमारी जी। और चिड़िया उस छेद के पास पहुंचकर उसे ध्यान से देखने लगती है कि तभी अचानक से बड़े बड़े दो हाथ निकलते हैं, जो कि उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चिड़िया वहां से उड़ जाती है। सभी डर जाते हैं। राजकुमारी जी, आप इधर आ जाइए। आप ठीक तो है ना? हाँ करमजीत, भगवान का शुक्र है कि मैं बच गई। आखिर क्या था ये? और फिर से अचानक काफी सन्नाटा छा जाता है। तब वो प्राणी बाहर निकलता है और लव पर हमला करने लगता है। वो लव को जकड़ लेता है। लव खुद को बचाने का प्रयास कर रहा है। कुश अपने भाई की मदद करते हुए उसे पकड़ से आजाद करवाने की कोशिश करता है। डर मत मेरे भाई, कोशिश करता रहे। सभी लोग लव को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्राणी काफी ताकतवर है और इसी छीना झपटी में वो प्राणी लव के हाथ पर अपने लंबे लंबे नाखूनों से वार कर देता है, जिससे उसे काफी गहरी चोट आ जाती है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। हे भगवान, मेरे भाई को क्या हो गया? चिंता मत करो कुश, लव जल्दी ठीक हो जाएगा। और तभी वो प्राणी करण और कुश पर हमला कर देता है, लेकिन करण और कुश खुद को बचा लेते हैं। यह प्राणी तो बहुत भड़क गया है, सब पर हमला कर रहा है। और तभी वधिराज उस प्राणी से लड़ने की कोशिश करता है। दोनों में खूब लड़ाई होती है। वधिराज हर संभव प्रयास करता है कि उसके मित्रों को कुछ न हो, लेकिन वो प्राणी काफी ताकतवर था। तुम सब बेवकूफ लोग आज यहाँ पर मारे जाओगे और मेरे भोजन की सामग्री बनोगे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर कुश उसकी तरफ बढ़ता है और तलवार से उससे लड़ने लगता है। नहीं कुश, रुक जाओ। रुको कुश। नहीं, मैं इसको मार दूंगा आज। लेकिन थोड़ी देर बाद वो प्राणी कुश को उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे उसे काफी चोट आ जाती है। दुष्ट प्राणी, तू मेरे सारे मित्रों को चोट पहुंचा रहा है। आज तेरी मृत्यु मेरे हाथों ही होगी। और जब वो आगे बढ़ रहा था तो अचानक से करमजीत के शरीर से आग निकलने लग जाती है। अरे, ये कैसे संभव है? मेरी सहायता करने के कारण आप में से किसी एक में मैं ये शक्ति भेज सकता हूँ। वहीं सब लोग ये देखकर हैरान थे।
वहीं करमजीत को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये कैसे हो रहा है। लेकिन इस आग से तो ये जंगल भी जल सकता है। हाँ, संभल कर करमजीत। आग लगती देखकर वो प्राणी बहुत डर जाता है। यदि तुमने मेरे मित्रों को चोट पहुंचाना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे जंगल को राख में परिवर्तित कर दूंगा। ठीक है मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, भूल हो गई मुझसे। बस आप मेरे जंगल को बर्बाद मत करिएगा, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। प्राणी की ये बात सुनकर करमजीत शांत हो जाता है और सब उस प्राणी को बुलबुल के बारे में बताते हैं। अब तुम्हें ही मेरी मित्र की सहायता करनी है। ठीक है, मुझे उस स्थान पर ले चलो। तो वो प्राणी करण और उसके बाकी साथियों के साथ उस जगह पर जाता है। देखिए, बेचारी हमारी मित्र की स्थिति कितनी बुरी है, इसे ठीक कर दीजिए। चिंता मत करो, ये अभी ठीक हो जाएगी। वो प्राणी बुलबुल के पास जाकर अपने सिर में पहने हुए ताज को निकालता है और उसमें से उस मोती को निकालकर बुलबुल के माथे पर चिपकाकर कुछ मंत्र पढ़ता है, जिससे बुलबुल मूर्ति से बदलकर वापस ठीक हो जाती है। मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बस अपनी मित्र की भलाई चाहता था। हाँ, बहुत खुश हूं मैं। ये देखकर सभी मित्र खुश होते हैं। करण, करमजीत, तुमने मेरी जान बचाई है, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल, तुम तो हमारी मित्र हो और हर एक मित्र का फर्ज होता है कि वह अपने दूसरे मित्र की हमेशा सहायता करें। वाह करण, करमजीत, आप दोनों के विचार आपके चरित्र की तरह ही उत्तम हैं। आप लोगों को खुश होता हुआ देखकर हमें काफी प्रसन्नता हो रही है। हाँ बच्चों, हमें भी। हमारी सहायता के लिए सहमत होने के लिए आपका धन्यवाद। इसमें धन्यवाद कैसा, बल्कि मैं ही घमंड में चूर हो गया था। धन्यवाद करमजीत जी का, जिन्होंने मेरे जंगल को नुकसान होने नहीं दिया। तब वो प्राणी अपने ताज में लगे हुए मोती को करमजीत को दे देता है। परंतु मैं इस मोती का क्या करूंगा? मालिक, मुझ पर दया करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से भेंट है, रख लीजिए। शुक्रिया। आपके सफर में यह मोती बहुत ही सहायता देगा। इस मोती से आप अदृश्य हो सकते हैं, आपको कोई देख नहीं पाएगा। वाह, जादुई मोती। हाँ, अब मैं चलता हूं। और फिर वो प्राणी वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद सभी लोग बालक के माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं। विजयी भव, आप सब अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। अब चलो, मैं आप सबको हमारे राज्य में लेकर चलता हूँ। तो सभी लोग थोड़ी देर बाद वहां से बालक के राज्य में जाते हैं। आपका राज्य काफी बड़ा है और काफी सुंदर भी। हाँ, थोड़ा आगे जाते ही तितलियां आएंगी आप सबके स्वागत के लिए, डरिएगा मत। जैसे ही सभी लोग अंदर प्रवेश करते हैं, वहां पर बहुत सारी खूबसूरत तितलियां आगे पीछे उड़कर उन सभी का स्वागत करती हैं। वाह, कितना सुंदर है आपका महल। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, अब तो मैं यहाँ पेट पूजा करूंगा। अरे तुम भी ना टॉबी, बहुत भुक्कड़ हो। सही कहा शुगर। तभी लव देखता है उसके शरीर के घाव तेजी से ठीक हो रहे थे। करण, ये देखो, जो मुझे घाव लगे थे वो अपने आप ठीक हो रहे हैं। लगता है हम सब में और भी शक्ति आ गई है। हाँ लव, ऐसा संभव है। हाँ लव, अब सब महल में प्रवेश करते हैं और भोजन करते हैं। ये तो हमें बहुत मान सम्मान दे रहे हैं आप। ये मेरा कर्तव्य है मित्र। और भोजन के बाद सभी लोग इजाजत लेकर वहां से अलविदा कहकर चले जाते हैं। थोड़ी ही दूर पहुंचने के बाद एक जंगल आता है। कितना अच्छा लग रहा था ना उस बालक के महल में। हाँ, और भोजन भी काफी स्वादिष्ट था। रुको सब, मुझे कोई आवाज आ रही है। हाँ, घोड़े के दौड़ने की। यहीं रुक जाओ सब, चौकन्ने रहना। ये हमारी तरफ ही आ रहा है। तब वहां पर एक राजा घोड़े पर आकर उनके सामने रुकता है। सब तैयार रहो, ये दुश्मन भी हो सकता है। हाँ करण। नहीं नहीं, रुको सब, मैं जानती हूँ इन्हें। क्या? लेकिन मैं आपको नहीं जानता। आप कृष्णपुर नरेश उत्तम सिंह जी हैं, परंतु आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपकी आवाज तो राजकुमारी चंदा की तरह लगती है। तभी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। बात जानकर उत्तम सिंह काफी हैरान हो जाते हैं। परंतु महाराज, आप बताइए, आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? क्या बताऊं, मैं बहुत बड़ी दुविधा में हूँ। इतनी धन दौलत होने के बावजूद भी अपनी दादी माँ की सहायता नहीं कर सकता। अरे पर क्यों? आखिर क्या हुआ है उन्हें? दरअसल मेरी एक प्रेमिका थी, मधु।
मैं उससे बहुत प्रेम करता था, परंतु किसी कारणवश उससे विवाह नहीं कर पाया और इसी कारण उसने मुझे श्राप दिया कि मेरे दिल के जो सबसे प्रिय होगा वो हमेशा दुख में जिएगा। और आपकी दादी माँ आपको सबसे प्रिय है? हाँ, तो उसने श्राप दिया कि मेरी दादी माँ की आंख की रोशनी रोजाना दिन ढलते ही खत्म हो जाएगी। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी सहायता करो। परंतु आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? मेरी दादी माँ के सपने में भोलेनाथ आए थे। उन्होंने बताया कि इस दिशा में इस दिवस पर 2 बालक आएंगे जो मेरी दादी माँ की सहायता करेंगे। हे भोले बाबा, आपका करिश्मा बेमिसाल है। तो चलिए राजा जी, हम सबको आपके महल में ले चलिए। सभी लोग राजा के महल में पहुंचते हैं और उनकी दादी माँ की हालत देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। वहीं एक भानु नाम की दासी उनकी सेवा में लगी थी। आप सब कुछ देर तक विश्राम कीजिए, सफर काफी लंबा था। ठीक है, तब तक हम दादी माँ के लिए कुछ उपायों पर भी विचार करते हैं। ये कौन है जो दादी माँ की सेवा कर रही हैं? ये भानु है, यही ने संभालती है। अच्छा। और थोड़ी देर आराम करने के लिए एक जगह पर बैठ गए। सभी लोग इस परेशानी का उपाय ढूंढने का प्रयास करते हैं। करण को एहसास होता है कि जो दासी भानु दादी माँ की सहायता करती थी उसके हाव-भाव काफी संदिग्ध हैं। हमें भानु पर नजर रखनी होगी। हाँ करण, मुझे भी उस भानु पर संदेह हो रहा है। ठीक है, हम नजर रखेंगे। आज रात होने पर जब दादी माँ की आंखों की रोशनी जाएगी तो कुछ लोग उनके कक्ष में छुप जाना। हाँ, तो रात में करण, लवकुश और मैं दादी माँ के कक्ष में जाकर पर्दों के पीछे छुप जाएंगे। थोड़ी देर बाद भानु दादी माँ को कक्ष में लेकर आती है। फिर सभी देखते हैं कि भानु दादी माँ को अनार के जूस में कुछ मिलाकर दे रही है। रुक जाओ भानु। तभी भानु डर जाती है और वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। शोर सुनकर उत्तम सिंह भी वहां आ जाते हैं और राजा को सारी बात बताई जाती है। भानु, हमें यकीन नहीं होता कि आप ऐसा कर सकती हैं। आपके पिता कई सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं और आपने तो उनका नाम ही खराब कर दिया। आपने मधु की सहायता की। हाँ महाराज, की थी। तो कहाँ है वो अभी? नहीं बता सकती। तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। भानु ये सुनकर बहुत रोती है और राजा के पूछने पर भी मधु का पता नहीं बताती, लेकिन अचानक से वो बहुत गुस्सा हो जाती है। बस कर उत्तम सिंह, वरना बहुत बुरा होगा। ये अचानक इसे क्या हो गया? सैनिकों, जल्दी से भानु को बंदी बना लिया जाए। तो इसका तात्पर्य है कि भानु ने ही ये सब किया है, तभी वो गुस्से में थी। सभी लोग बात कर रहे थे कि दादी माँ कक्ष से बाहर निकलती है। वो काफी खुश थी। मेरी आंखों की रोशनी आ गई बेटा। उत्तम सिंह अपनी दादी को गले से लगाते हैं और बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सच्चाई तो कुछ और ही है। तो ठीक है महाराज, अब हम कल यहाँ से चलते हैं। नहीं राजकुमारी जी, आप हमारी बहुत ही खास मित्र हैं और आप सबने हमारी इतनी सहायता की है, इसलिए आपको 1-2 दिन तो और रुकना ही होगा। लेकिन मेरी विनती है, कल इस राज्य की होने वाली रानी यहाँ पर आने वाली हैं। उनका नाम है हेमलता। इन सब परेशानियों के बीच में मैं तो आपको ये बताना ही भूल गया। बधाई हो महाराज। हमें आपके लिए बहुत ही खुशी हो रही है। आप इतना कह रहे हैं तो हम जरूर रुकेंगे। अब आप सब सो जाइए। ठीक है महाराज। राजा वहां से चला जाता है। क्या किसी को अभी भी संदेह हो रहा है? हाँ, पता नहीं क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ करण, मुझे भी अनहोनी की आशंका हो रही है। खैर, सुबह होने दो, तभी पता लगेगा। अभी हमें सोना चाहिए। कल महल में रानी हेमलता की आने की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सब सो जाओ। अगली सुबह थोड़ी देर बाद रानी हेमलता अपने माता पिता और कुछ दास दासियों के साथ महल में प्रवेश करती है। तभी अचानक से एक बेसुध हाथी दौड़कर राज दरबार में आ जाता है और वो उत्तम सिंह की तरफ ही बढ़ता है। ये देखकर उत्तम सिंह के होश उड़ जाते हैं और वो सुन्न पड़ जाता है। नहीं। तभी वधिराज आकर अपने हाथों से उस हाथी को रोक लेता है। रानी हेमलता, हमें पता है कि ये सब आप ही कर रही हैं। आप अपना नाटक बंद कर दीजिए। ये आप कैसी बकवास कर रहे हैं? आपको सजा मिलेगी इस दुस्साहस की। तभी वधिराज एक मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे हेमलता पागल सी हो जाती है और अपने कान बंद कर लेती है। चुप हो जाओ। देखो हेमलता कैसी कर रही है। धीरे धीरे उसका रूप बदल रहा है। ये तो चुड़ैल में बदल रही है। उसके माता पिता भी राक्षस में बदल रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? साथियों, स्थिति खराब हो रही है। वो देखो, हेमलता के साथ जितने भी लोग आए थे सभी लोग राक्षस में बदल रहे हैं। अब क्या होगा? इनकी तो सेना बन गई। ठीक है,
अब तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल चुकी है, तो यही सही, तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर मैं तुम लोगों को आज ही यहीं पर मार डालूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं उत्तम सिंह को मारूंगी, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है। तुमने अपना क्या हाल कर लिया है? सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए ये सब किया? धोखेबाज, मरने के लिए तैयार हो जा। तुम मुझे धोखेबाज मत कहो। मत भूलो कि तुमने होश खोकर किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम लीला रचाई थी। हेमलता गुस्सा हो जाती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं उसके राक्षस सैनिक भी करण और उसके मित्रों के पीछे पड़ जाते हैं। सब हमले के लिए तैयार रहो, ये महल अब युद्ध क्षेत्र बनने वाला है। हाँ करण, हम सब तैयार हैं। हमला साथियों! करण और उसके सब साथी उन भूतिया सैनिकों को मारने में व्यस्त हो जाते हैं। बहुत ही घमासान युद्ध होने लगता है। टॉबी, हम तो हार रहे हैं। नहीं शुगर, डरो मत, देखो मैं क्या करता हूँ अब। तभी टॉबी हेमलता को रोकने के लिए उसके पैर में काट लेता है। वहीं शुगर भी टॉबी की सहायता करती है, लेकिन हेमलता उन दोनों को दूर फेंक देती है। इसके सैनिक तो हमारे सैनिकों को मार गिरा रहे हैं, अब क्या करें? शांत रहिए महाराज, हम नहीं हारेंगे। संभल कर महाराज, वो आप ही की तरफ आ रही है। तभी बदिराज उत्तम सिंह की सहायता करने के लिए आ जाता है, लेकिन हेमलता अपने जादू से बदिराज के ऊपर बिजली की बरसात करने लगती है और जब बदिराज उससे बचता रहता है तो गुस्से में अपने जादू से उसे रस्सी से बांध देती है। तभी करण पीछे से आता है और उसकी चोटी काट देता है, जिससे उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। वो आवाज से नीचे जमीन पर गिर जाती है। ये तुमने क्या किया? मधु, कोई लाभ नहीं हुआ इतना कुछ करने का। मुझे माफ कर देना उत्तम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने अपने जादू से ही तुम्हारे महल के कुछ लोगों को अपने जाल में फंसाया और उनसे ये काम करवाया था। इसमें भानु की कोई गलती नहीं है। कोई बात नहीं हेमलता, मैंने तुम्हें माफ किया। और तभी हेमलता अपने प्राण त्याग देती है और देखते ही देखते उसका शरीर वहां से गायब हो जाता है। अपने आप को संभालिए महाराज। मैं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बहुत मदद की है। हमने अपने मित्र होने का फर्ज निभाया है बस। अब आप दुखी मत होइए, क्योंकि आप इस राज्य के राजा हैं और अब आप अपना राजधर्म निभाइए। तुम ठीक कहते हो, तो ठीक है महाराज, हम अब यहाँ से प्रस्थान करते हैं। उत्तम सिंह सभी को वहां से जाने की इजाजत देते हैं। सभी दोस्त उन्हें अलविदा कहकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद सब रुक जाते हैं। अब हमें यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि अब हमें उज्जवलपुर की तरफ प्रस्थान करना होगा। अच्छा, तो किसी से आगे का रास्ता पूछना होगा। जी राजकुमारी, यहाँ तो दूर दूर तक कोई राहगीर नहीं दिखाई पड़ता। थोड़ा विश्राम करो करमजीत, कोई तो आ ही जाएगा। सभी मित्र बैठकर आसपास के लोगों की प्रतीक्षा करते हैं। तभी वहां से एक आदमी गुजरता है जिसने अपने सिर पर चारा रखा हुआ था। बदिराज उस आदमी को रोक लेता है। मित्र, क्या आप उज्जवलपुर का रास्ता जानते हो? अरे हाँ, अवश्य मैं जानता हूँ। आगे से पूर्व में जाना और फिर उत्तर दिशा की तरफ सीधे चलते जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मित्र। हाँ, शुक्रिया। तो ठीक है, अब हम चलते हैं। हाँ चलो। पर सब बहुत दूर चलने पर भी उज्जवलपुर नहीं पहुंच पाते। कब आएगा ये उज्जवलपुर? हाँ, बहुत देर से चल रहे हैं, थक गए। हमें लगता है कि उस व्यक्ति को उज्जवलपुर का रास्ता नहीं पता था। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हम लोग इतनी देर से चलते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा है और ना ही कोई घर दिख रहे हैं। परंतु अब क्या करें, हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। हमें आगे बढ़कर देखना होगा। तुम सही कह रहे हो करण, चलो आगे बढ़ते हैं। सभी लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर उन्हें आभास होता है कि उनके चारों ओर बहुत बड़ा घेरा बन गया है। अरे ये क्या, हम इस घेरे में फंस गए हैं करण। छल है ये, हमारे साथ छल हुआ है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें इस घेरे से बाहर निकलने का प्रयास करना होगा। तो सभी लोग जैसे ही उस घेरे से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, वैसे ही वहाँ पर एक स्त्री आ जाती है। अरे, ये स्त्री कौन है? कितनी अजीब है। और इसने बहुत सारे जेवर पहन रखे हैं और उसके सींग भी निकले हैं, साथ ही एक पूंछ भी है, देखो तो तुम सब यहाँ पर मेरे विवाह के लिए आए हो? सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। विवाह? परंतु किसका विवाह? आप क्या कहना चाह रही हैं? क्या तुम लोगों को नहीं पता है कि ये मेरा इलाका है और जो भी मेरे इलाके में आता है उनके साथ क्या होता है? हमारी गलती माफ करना, हमें नहीं पता था कि ये आपका इलाका है। हमें माफ कर दीजिए। अब माफी का क्या फायदा, अब तुम लोग यहाँ प्रवेश कर चुके हो तो मेरी शर्तों को तो मानना ही होगा। शर्त? भला कैसी शर्त?
और हम आपकी शर्त क्यों माने? चलो तुम सभी को बता ही देती हूँ। तो जो भी मेरे इलाके में आता है उन्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ती है, और शर्त ये है कि कोई एक लड़का जो कि मेरे राज्य में आया है और मुझे वो पसंद है, वो मुझसे विवाह करे। क्या? और मेरे साथ मेरे लोक में चले, अन्यथा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और इतना ही नहीं, उसके मित्रों को भी मार दिया जाएगा। सभी लोग स्त्री की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। परंतु देवी, ये तो अन्याय है। किसी की रजामंदी के बगैर आप कैसे किसी से विवाह कर सकती हैं? तुम इसकी फिक्र मत करो, मुझे जो करना है मैं वो करके रहूंगी। तभी करण गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उस पर अपनी तलवार से वार करता है, लेकिन उस पर तो करण की तलवार का कोई असर ही नहीं होता। ये एक मायावी स्त्री है करण, तलवार इसके आर पार जा रही है। तेरा ये दुस्साहस, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इतना कहकर वो अपना मुंह काफी बड़ा करके खोल लेती है और करण के सिर को चबाने ही वाली होती है। रुक जाओ, तुम्हें विवाह करना है ना, तो तुम उसे चुनो जिससे तुम विवाह करना चाहती हो, परंतु हमारे मित्रों को चोट मत पहुंचाओ। स्त्री खुश हो जाती है और करमजीत की तरफ इशारा करती है। तो ठीक है, मुझे ये लड़का पसंद है, बोलो करोगे मुझसे विवाह? हाँ, क्यों नहीं। करमजीत तुम्हें पसंद करता है, वो तुमसे विवाह अवश्य करेगा क्योंकि तुम हो ही इतनी अच्छी। स्त्री उनकी ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और हवा में वहां से उड़ने लगती है। वहीं बुलबुल करमजीत को बीच बीच में इशारा करती है, जिससे करमजीत समझ जाता है कि ये कोई योजना है। हाँ, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तो तुम्हें मेरे साथ नृत्य करना होगा, ये बहुत खुशी का समय है। ये सुनकर स्त्री करमजीत के पास जाती है और उसके साथ नाचने लगती है। आप सब कुछ सोचो, अब मैं नहीं जानती आगे क्या करना है। तो तुमने विवाह के लिए क्यों कहा उसे? हम सबकी जान बचाने के लिए। हाँ बुलबुल, सही किया तुमने। देखो तो उसे कैसे विवाह की बात पर नचा रही है। करण, हमें सोनापुर की रानी कविता को बुलाना होगा, इसमें वो हमारी सहायता कर सकती है। ठीक है राजकुमारी जी, जल्दी से उन्हें बुलाइए, अभी वो स्त्री व्यस्त है। तो सुनहरी चिड़िया मंत्र पढ़ती है और तभी रानी कविता वहां पर आ जाती है। तो वहीं दूसरी ओर चिड़िया कविता को सारी बात बताती है और थोड़ी देर सोचने के बाद कविता सभी को एक उपाय बताती है। अब मैं अपना आकार छोटा कर लेती हूँ और वधिराज के पीछे छिप जाती हूँ ताकि वो स्त्री मुझे देख ना पाए। ठीक है कविता। और इसके बाद रानी कविता छोटी होकर वधिराज के पीछे छुप जाती है। टॉबी, तुम उस स्त्री के पास जाओ, उसकी थोड़ी तारीफ करो। ठीक है, चलो शुगर तुम भी मेरे साथ। शुगर और टॉबी उस स्त्री के पास जाते हैं और खुश होकर उनका नृत्य देखने लगते हैं। आप दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आ गया, तो चलो विवाह की रस्म शुरू करते हैं। जो स्त्री अपने जादू से अपने सामने एक दानव की मूर्ति ले आती है, वहां विवाह का सामान भी आ जाता है और स्त्री अपनी आंख बंद करके कुछ मन ही मन बोलने लगती है और थोड़ी देर बाद आंखें खोल लेती है। चलो करमजीत, मुझे माला पहनाओ। तो करमजीत उसके कहने पर उसे माला पहना देता है। उसके बाद वो स्त्री करमजीत के माथे पर एक लाल रंग का तिलक लगा देती है। मैं तो बहुत ही प्रसन्न हूँ, आखिर आज मेरा विवाह हो ही गया। तुम प्रसन्न हो ना करमजीत? लेकिन करमजीत कुछ नहीं बोलता, वो तो एक टक बस किसी पेड़ को घूरे जा रहा था। करमजीत, कुछ तो बोलो। मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। और तभी अचानक से दूसरा करमजीत वहां पर प्रकट हो जाता है। दरअसल असली करमजीत ने उस मकड़ी जैसे दिखने वाले प्राणी के लिए मोती का इस्तेमाल किया था, जिससे वो गायब हो गया था और कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। अगर तुम यहाँ पर हो तो ये मेरे बगल में कौन है? और वो गुस्से से अपने पंजों को उस आदमी की तरफ करती है, लेकिन उसका पंजा उस आदमी के आर पार हो जाता है। तभी रानी कविता उसके सामने आ जाती है। ये स्त्री कौन है? तुम कैसी स्त्री हो? तुम्हारा जिसके साथ विवाह हुआ है उसी को मारना चाह रही हो? मेरे साथ छल हुआ है और मैं अच्छे से परिचित हूँ ये सब किसने किया है। जरूर तूने ही इन सब की सहायता की होगी। तू चिंता मत कर, इन सब के साथ आज मैं तेरा भी खात्मा कर दूंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा विवाह हो चुका है, तुम्हें पत्नी व्रता रहना चाहिए। भले ही वो करमजीत नहीं है, वो एक परछाई है, लेकिन विवाह तो विवाह होता है। और वो स्त्री अपना मुंह बेहद विशाल आकार का कर लेती है, लेकिन तभी वहाँ करमजीत की दूसरी परछाई उसके सामने आती है। ऐसा मत करो, ये गलत कार्य है और ये आदेश तुम्हारा पति दे रहा है। तू चुप हो जा, तू कोई व्यक्ति नहीं बल्कि तू एक छल है, एक परछाई है तू। परंतु मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ।
और मेरा तुमसे विवाह हुआ है। इन सब के साथ गलत मत करो। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा आ गया है जो तुमसे बेहद प्रेम करेगा। और इस तरह वो परछाई उसे अपनी बातों में फंसाने लग जाती है और वो स्त्री उसकी बातों में आ जाती है। बाकी लोग भी उस परछाई का साथ देते हैं। आप सभी सही कह रहे हैं। मेरा विवाह अब इनसे हो चुका है। आप ही मेरे पति देव है और आपका कहना मानना मेरा परम धर्म है। तो ठीक है, अब तुम इन सभी को यहाँ से जाने दो। आप सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं। और इस तरह करण और उसके मित्रों को उस स्त्री से छुटकारा मिल जाता है। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। रानी कविता, आपने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, वो परछाई मेरे ही द्वारा उत्पन्न करी गई थी। जब उस स्त्री ने विवाह के दौरान मंत्र पढ़ने के लिए अपनी आंखें बंद की थी, उसी समय वो परछाई वहाँ पर आ गई थी। कुछ समय के पश्चात वो परछाई गायब हो जाएगी। वाह रानी कविता, बहुत बढ़िया किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रानी जी। और फिर सब खुशी खुशी अपने रास्ते पर बढ़ते जाते हैं। कविता, तुमने हमारी जितनी सहायता की है, हम उसके लिए शुक्रिया अदा भी नहीं कर पा रहे हैं। अरे राजकुमारी जी, आप मेरी सखी हैं। जिस तरह से आपने हमारी सहायता की थी, उसी प्रकार हमने भी आपकी सहायता की है। इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या आवश्यकता है? चिड़िया कविता को गले लगा लेती है और रोने भी लगती है। मैं जानती हूँ तुम क्यों रो रही हो। अपने कुछ पुराने पलों को याद कर रही हो ना, जब आप राजकुमारी हुआ करती थी। हाँ कविता, कितना अच्छा था। हम सब साथ में खुश थे। राजकुमारी जी, हमें पता है कि आपके लिए ये बहुत ही दुख का समय है, परंतु आप चिंता मत करिए। जल्दी वो समय आएगा जब आप अपने उस पुराने रूप में आ जाएंगी। राजकुमारी जी, चिंता मत करिए। देखना, ईश्वर सब कुछ अच्छा कर देंगे। कोई बात नहीं राजकुमारी, आप थोड़ा सा रो लीजिए, क्योंकि रोने से आपका दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा। तुम कितनी प्यारी बातें करते हो टॉबी। क्योंकि मैं प्यारा हूं ना राजकुमारी। टॉबी, तुमने आखिर राजकुमारी को हंसा ही दिया। इस काम में तो मैं बहुत ही तेज हूँ। हाँ नन्हे बालक, इसमें कोई शक नहीं कि आप सभी को हंसा सकते हैं। और इतना कहकर टॉबी शुगर नाचने लगते हैं। ये देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। अच्छा राजकुमारी, अब मैं चलती हूँ। मुझे अपने राज्य को देखना होगा। हाँ हाँ कविता, तुम अब जाओ। और कविता वहाँ से चली जाती है। अब हमें भी अपने मार्ग पर आगे बढ़ना होगा साथियों। हाँ चलो सब, कहीं इस बार फिर से छलना हो जाए। कहीं ये बुलबुल फिर से करमजीत का विवाह ना करवा दे। चुप रहो बदमाशों। लेकिन बुलबुल ने बहुत समझदारी वाला कार्य किया था। और क्या, ये लवकुश तो बुद्धू है। तुम बुद्धू नहीं, तुम हो। अरे शांत हो जाओ, वो देखो कोई स्त्री आ रही है। मैं नहीं पूछूंगा इससे कुछ भी। ये विवाह नहीं करेगी। मैं पूछ लेती हूँ। ये स्त्री मुझे छल करती हुई नहीं लगती। हाँ बुलबुल। तो बुलबुल उस स्त्री से उज्जवलपुर का रास्ता पूछ लेती है और फिर वे लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि उस स्त्री के द्वारा बताया गया रास्ता सही होगा। हाँ भाई, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। हाँ मित्रों, मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी को कैसा अनुभव हो रहा होगा, परंतु आगे बढ़ने के अलावा और इन पर विश्वास करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ना चाहकर भी हमें उनकी बातों को मानना ही होगा। कोई बात नहीं मित्रों, अपने ईश्वर पर विश्वास रखो। हमें पता है कि हम सब अपने लक्ष्य को पा ही लेंगे। हाँ मित्र, हमें अपने से ज्यादा ईश्वर पर भरोसा है। और फिर जिनके ऐसे मित्र हों, उनकी विजय तो निश्चित ही है। हम भी बड़े भाग्यवान हैं जो हमें तुम्हारे जैसे मित्र मिले। हाँ बुलबुल, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। सभी लोग इस बातचीत में व्यस्त ही थे कि अचानक से लव को एक औरत दिखाई देती है। मित्रों, वो देखो, एक और कोई स्त्री हमारे पास आ रही है। उसने अपने चेहरे पर नकाब लगा रखा है। लगता है कोई मायावी स्त्री है। सभी मित्र तैयार हो जाओ, अब कुछ भी हो सकता है। तभी वो स्त्री धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उनके पास पहुंचती है। अरे तो रानू है, मेरी बचपन की मित्र। बड़ी देर से पहचाना तुमने मुझे वदिराज। लगता है नए मित्रों के तुम्हारे जीवन में आ जाने से तुम हमें भूल ही गए हो। नहीं रानू, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? तुम तो नाराज हो रही हो। तुम कितने बुद्धू हो, कितनी जल्दी चिंतित हो उठते हो। हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। फिर ठीक है, मुझे तुम्हारे प्रकोप से डर लगता है।
तभी रानू एक पोटली निकालती है जिसमें मिठाई की छोटी पेटी थी। इस पेटी में क्या है? मिठाई। ये मैं आप सभी के लिए खास मिठाई लाई हूँ। सभी लोग एक एक मिठाई ले लेते हैं, लेकिन तभी चिड़िया को कुछ शक होता है। वो पहले से संकोच करती है, लेकिन उसे बोलना ही पड़ता है। रुको, ये मिठाई मत खाओ कोई भी। राजकुमारी, ये आप क्या कह रही हैं? आप हमारे भोजन का अपमान कर रही हैं। नहीं रानू, ऐसा नहीं है, परंतु हमें शक हो रहा है कि इसमें कुछ मिला हुआ है। हो सकता है कि तुम भी इससे परिचित ना हो और किसी ने जानबूझकर ये किया हो। राजकुमारी, तू भूल रही है, तू अपने रूप में नहीं है। छोटी सी चिड़िया को तो यूं ही कुचल देंगे। रुको, कोई मत खाना। ये रानू नहीं हो सकती। अवश्य ये भी कोई छल है जो हमें रोकने के लिए आई है। जल्दी बताओ तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी रानू की आंखों का रंग नीला होने लग जाता है। करण और चिड़िया तुरंत समझ जाते हैं कि ये उस जादूगर का काम है। करण, ये तो उसी दुष्ट जादूगर का काम है। हाँ, सभी लोग अपने अपने हथियार निकाल लो। रानू जोर जोर से हंसने लगती है और देखते ही देखते वो किसी भयानक प्राणी में बदल जाती है, जिसकी आंखें पूरी नीली हैं और उसका शरीर किसी छिपकली की तरह है। इस राक्षस का नाम नील है और सावधान रहना, इसके मुंह से नीले रंग का विषैली हवा निकलता है, जो कि यदि किसी के भी चेहरे पर पड़ गया तो वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। सही पहचाना चंदा, तुम सबको मैं अपनी जहरीली हवा से मार दूंगा। वो अब अपने मुंह से नीले रंग की विषैली हवा निकाल रहा है। दोस्तों, सभी लोग बच के रहना। सब लोग अपनी नाक ढक लो और इससे दूर हो जाओ। हट जाओ सब। इस हवा की वजह से हम इसके पास नहीं जा सकते करण, तो हम यहाँ से चले जाते हैं। पर कैसे? मैं अपना आकार बड़ा करता हूँ और तुम सब मेरी पीठ पर बैठ जाओ और कुछ दूर तक यहाँ से उड़कर चलेंगे। लेकिन वधिराज, तुम्हें तो उड़ना आता ही नहीं। मैं कुछ क्षणों के लिए उड़ सकता हूँ, शायद उससे बच जाएंगे हम। ठीक है, हमें एक बार प्रयास तो करना ही चाहिए। तो फिर बदिराज अपना शरीर काफी बड़ा कर लेता है और सभी को अपनी पीठ पर बैठाता है और सभी को बैठाकर उड़ने लगता है, परंतु थोड़ी ही दूरी पर जाकर वो धीमा हो जाता है। ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ पा रहा करण, मुझे माफ करना। नहीं बदिराज, माफी किस बात की? जैसा भी है चलते जाओ। जल्दी वधिराज, वो देखो, वो नील हमारी तरफ हवा फेंक रहा है। बच्चों, वो हमारा पीछा कर रहा है। लेकिन बदिराज जैसे तैसे करके सभी को बचा लेता है और उनको नीचे ले आता है। वहीं सभी लोग नील की विषैली हवा से बचने का प्रयास कर रहे हैं और करमजीत भी अपनी आग की शक्ति का इस्तेमाल करके उसे हराने का प्रयास करता है, लेकिन नील हर बार बचता जाता है। हम हार रहे हैं क्या? लग तो रहा है इस नील की हवा काफी विषैली है, मुझ पर असर हो रहा है इसका। बुलबुल, अपनी नाक अच्छे से ढक लो। इससे दूर होते जाओ सब। वो विषैली हवा आखिर बुलबुल को लग जाती है, वो बेहोश हो जाती है। वहीं उसे देखने के लिए सुनहरी चिड़िया आगे जाती है तो उसको भी हवा लग जाती है। ये क्या? ये तो सब धीरे धीरे बेहोश हो रहे हैं। अब क्या करें हम करण? करमजीत, क्या हुआ? तुम्हें भी बेहोशी हो रही है क्या? तभी करमजीत भी बेहोश हो जाता है। करण और वदिराज को छोड़कर सभी लोग बेहोश हो चुके हैं और दोनों लोग काफी हैरान और दुखी हैं। करण, नील हमारी तरफ आ रहा है, अब हमें ही से लड़ना होगा। तुम भी अपने वस्त्रों से एक टुकड़ा निकाल लो और नाक पर बांध लो और हमले के लिए तैयार रहो। ठीक है, वो आ रहा है। तो वदिराज और करण अपने वस्त्रों से एक टुकड़ा निकालकर अपनी नाक पर बांध लेते हैं। लड़ते लड़ते बीच में करण को याद आता है कि उसने किस तरीके से उस आदमी से सुनहरी चिड़िया को चुराया था, उसे हराया था। करण को उपाय सूझता है। रुक जाओ वदिराज, हार मान लो, हम हार गए हैं। महाराज, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, कृपया हमें छोड़ दें। पर मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूं? विश्वास करिए महाराज, हम कभी झूठ नहीं बोलते। और दोनों के बहुत कहने पर नील मान जाता है। नील दोनों को अपने सामने झुकने के लिए कहता है। वहीं दोनों मित्रों को अपने दोस्त के प्राण बचाने के लिए उसकी ये बात माननी ही पड़ती है। तभी नील उसके पास आता है। तुम लोग इसी लायक हो, कितने अच्छे लग रहे हो मेरे सामने झुके हुए, अद्भुत नजारा है। तभी इसी दौरान करण जल्दी से उठता है और नील के गले में बाबा के द्वारा दिया गया ओम का लॉकेट पहना देता है, जिससे नील होश में आ जाता है और वो उस जादूगर के जादू से मुक्ति पा लेता है। जय महाकाल! जय महाकाल! ये सब मैंने किया है? हाँ नील, चिंता मत करो, इस सब में तुम्हारी गलती नहीं थी।
ये सब तो उस दुष्ट जादूगर की वजह से हुआ है। तुम दुष्ट जादूगर के वश में थे, लेकिन अब नहीं हो। और फिर करण नील को सारी बातें बता देता है। अब कृपा कर मेरे सभी साथियों को सही करने का उपाय बताओ। इन सबको मैं अभी ठीक कर दूंगा। पर कैसे? तभी नील उन सब के पास जाता है और एक एक को सूंघता है और तुरंत ही करण के सारे मित्रों को वापस होश में ले आता है। वाह, ये सभी तो वापस होश में आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही है। शुक्र है ये सब होश में आ गए। कोई बात नहीं मित्र, हमें पता है कि ये सब आपने जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मैं इतना बुरा राक्षस भी नहीं हूँ। हम जानते हैं आप उस शक्तिशाली जादूगर के वश में थे और वही आपसे ये सब गलत कार्य करवा रहा था। हाँ, आपको तो याद भी नहीं होगा कि आपने क्या क्या किया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप सभी बहुत ही नेक दिल हैं। मैंने आप सभी के साथ इतना बुरा किया, फिर भी आप लोगों ने इतनी जल्दी मेरे बुरे कार्यों को भुला दिया। हम आपकी परेशानी को समझ सकते हैं। बोलने वाला जीव क्या बात है। नील टॉबी को गोद में उठाता है और उसे प्यार करने लगता है। बड़ा प्यारा है ये और बातें भी बड़ी प्यारी करता है। अच्छा, तो हमें अब यहाँ से चलना होगा। हाँ राजकुमारी जी, अब आप लोग यहाँ से जाइए। मैं दुआ करता हूँ कि आपका ये सफर जल्दी ही पूरा हो जाए और आपको सफलता मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रणाम, अब हम यहाँ से चलते हैं। हाँ भाई। और फिर सभी लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही आगे चलने पर बदिराज को रानू के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये आवाज तो रानू की है। मुझे लगता है वह जरूर किसी मुसीबत में है। लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। ये जादूगर अपने अड्डे पर बैठा हुआ हम सभी पर नजर रख रहा है और धीरे धीरे हम सब पर परेशानी डाल रहा है। हाँ, ताकि हम लोग जल्दी से उसके अड्डे तक ना पहुँच पाए और ना ही आपका श्राप टूट पाए। राजकुमारी जी, आप चिंता ना करें। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई के सामने हमेशा छोटी ही होती है। हाँ, हम वहाँ पर पहुँचकर उस जादूगर का खात्मा कर देंगे। हाँ बुलबुल, तुम सही कहती हो। जिसने हम सभी को इतना परेशान किया है और राजकुमारी को इतने सालों तक तड़पने के लिए मजबूर किया, उसे यही दंड मिलना चाहिए। हाँ चलो, अब चलते हैं और उस आवाज की तरफ बढ़ते हैं। तो जल्दी से सभी लोग उस आवाज की तरफ बढ़ते हैं और सभी लोग वहां पहुंचते हैं। सामने तो कोई गांव नजर आ रहा है। हाँ, बहुत से लोग भी दिख रहे हैं और रानू की आवाज भी यहीं से आ रही है। चलो जल्दी उस तरफ, वहाँ काफी भीड़ लगी है। आगे जाकर जो नजारा वे देखते हैं उससे सब एकदम दंग रह जाते हैं, क्योंकि वहां का माहौल बेहद पेचीदा था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इन लोगों ने रानू को बीच चौराहे में रस्सियों से बांध दिया है और अब गांव के लोग उस पर पत्थरों से वार करने वाले हैं। हमें उन्हें रोकना होगा, वरना वो रानू को मार देंगे। अरे गांव वालों, आप सभी इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आप जानते भी हो कि ये कौन है। वधिराज, करण, तुम सब आ गए। मेरी रक्षा करो, ये मुझे मार डालेंगे। क्यों? तुम कौन हो और तुम इसका साथ क्यों दे रहे हो? भला तुम जानते भी हो इसने हमारे साथ क्या किया है? नाराज मत होइए आप सब, क्या बात है हमें बताइए। ये चुड़ैल हमें कुछ समय पहले ही यहाँ मिली है। इस चुड़ैल पर सबसे पहली नजर मेरी ही गई थी। मैंने देखा कि ये गांव के 2 लोगों के ऊपर हमला कर रही है और जब मैं बचाने गया तो इसने उल्टा मुझ पर ही हमला किया। अब तुम ही बताओ कि जो हमारे गांव के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, हम उसे भला ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? रानू, आखिर आप यहाँ तक कैसे आ गई? दरअसल मैं वधिराज से मिलने के लिए आई थी, लेकिन बीच में अचानक मुझे बेहोशी छा गई और जब होश आया तो मैंने खुद को बीच चौराहे पर रस्सियों से बंधा हुआ पाया। लेकिन गांव वाले कह रहे हैं कि आपने हमला किया है उन पर। नहीं, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। सच में मैं बेहोश थी। इसका मतलब ये सब उसी जादूगर का काम है। हाँ करण, उसने रानू को वश में किया होगा, इसलिए रानू को कुछ याद नहीं आ रहा है। पर हम अभी गांव वालों को ये नहीं समझा सकते। करमजीत, तुम कुछ और समझाओ इनको। देखिए, ये रानू है, हमारी मित्र। ये ऐसा जानबूझकर नहीं कर सकती हैं। मित्र? तो क्या तुम लोग भी दानव हो? नहीं नहीं, हम इंसान हैं। ये सब दुष्ट हैं गांव वालों, इनसे बचकर रहना। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो और हमारा साथ देकर साबित करो कि तुम अच्छे लोग हो। सभी गांववासी काफी आक्रोश में थे, क्योंकि रानू ने उन पर हमला किया था। उन सभी को रानू से खतरा लग रहा था, तो अब वे लोग उसको मारने की सोच रहे थे। ऐसा मत करो, उसे जाने दो। गांव वालों, रानू ऐसी नहीं है, इसे छोड़ दो। शुगर और चिड़िया को बोलता देख गांव वालों को बहुत हैरानी होती है। अरे, जानवर तो बोल रहे हैं। ये कैसी माया है? हो ना हो, ये भी इस राक्षसी की तरह ही है। ये हमें मारने के लिए आए हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। ये लोग बहुत अच्छे हैं, हम आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे झूठ का यकीन कर लेंगे? तुम्हें हम सब पागल लगते हैं क्या? ऐसी गलती मत करना, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। अच्छा, हम कुछ ना करें और तुम हमें मार दो।
मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मजबूर होकर अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए मुझे आप पर हमला करना पड़ेगा। देखा, ये है इनका असली रूप। गांव वालों, ये हमें मारने ही आए हैं। नहीं, हम आपको मारने नहीं आए हैं, लेकिन अगर आप हमारे दोस्तों को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम चुपचाप भी नहीं देखेंगे। आप हमारी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे राक्षस तुम्हारे मित्र हैं और तुम्हारे साथ ये जानवर बोलते भी हैं, और तुम कहते हो कि हम यकीन कर लें? हैं? हम जादुई दुनिया से आए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। अरे गांव वालों, देखते क्या हो, इन लोगों को भी बंदी बना लो। देखो, ये जानवर बोल रहा है, तो ये सब लोग भी दानव है। हाँ, जल्दी से बंदी बना लो, नहीं तो ये लोग हम सबको भी मार कर खा जाएंगे। बंदी बना लो, बंदी बना लो। स्थिति खराब हो रही है यहाँ, ये सब नहीं समझ रहे। हाँ, अब क्या होगा भाई? तुम चिंता मत करो, हिम्मत रखो, हम इन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। और सभी लोग गांव वासियों को बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, सारी सच्चाई बताते हैं, परंतु वे लोग उनकी बातों पर यकीन नहीं करते। करण, अब क्या करें? हम इन सब पर हमला भी नहीं कर सकते हैं और ना ही ये हमारी बातें मान रहे हैं। हे ईश्वर, कोई रास्ता दिखाइए प्रभु, रक्षा कीजिए। क्या करें हम? और तभी अचानक से गांव के नदी का बांध टूट जाता है और बहुत बड़ी पानी की लहर उन सब की तरफ बढ़ने लगती है। इतनी बड़ी लहर! लगता है बांध टूट गया। अब तो सब मरेंगे। भागो सब, बचाओ खुद को, भागो! हे भगवान, अब ये क्या अनहोनी हो गई। वधिराज, हम सबकी रक्षा करो। जी राजकुमारी। और तभी वधिराज अपने शरीर का आकार बेहद विशाल कर लेता है और करण को छोड़कर अपने सभी मित्रों और गांव के कुछ बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर दूसरी जगह ले जाता है। आप सब डरिए मत, मैं आपकी रक्षा के लिए ही हूँ। लेकिन तुम करोगे क्या? जब तक वधिराज आप सबको यहाँ से सुरक्षित जगह पर नहीं ले जाता, तब तक मैं इस लहर को रोक कर रखूंगा। तभी करण अपनी जादुई अंगूठी का इस्तेमाल करके एक आवरण पैदा कर लेता है, जिससे पानी उन गांव वालों की तरफ नहीं बढ़ता। तभी वधिराज धीरे धीरे सारे गांव वासियों को उस जगह से दूसरी जगह ले जाकर रख देता है। अब लगभग सारे गांव वासियों की जान बच चुकी थी, लेकिन करण उस आवरण को बनाए हुए थक चुका था, क्योंकि काफी समय से वो उसी स्थिति में था। वधिराज, हमारी सहायता करो, हम ज्यादा देर ऐसे नहीं रह सकते। मैं आ रहा हूँ करण। वधिराज, कोई यहाँ रह तो नहीं गया ना? नहीं करण, कोई नहीं है, बस रानू है और तुम। अब मैं तुम दोनों को भी ले चलता हूँ। तभी वधिराज आखिर में करण और रानू को भी सुरक्षित जगह ले जाता है। हे भगवान, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने न 6 इंसानों पर शक किया और उन्हें मुसीबत में डाला। हाँ, तुम सही कहते हो भाई, हमें सभी से माफी मांगनी चाहिए। हमारा गांव डूब गया, लेकिन हम सब बच गए। अगर ये लोग ना होते तो हम कभी बच नहीं पाते। बच्चों, हमें क्षमा कर देना, हम सभी से बहुत बड़ी भूल हो गई है। हम सभी ने आप सभी को समझने में गलती कर दी। हाँ बच्चों, हम सभी को क्षमा कर दो। ऐसी कोई बात नहीं, आप सभी का दर्जा हमसे काफी ऊंचा है और इस तरह क्षमा मांगकर हमें शर्मिंदा ना करिए माता। पुत्र, तुम तो बहुत ही अच्छी बातें करते हो और तुमने हमें माता कहा, हमें बहुत प्रसन्नता हुई। और इसी के साथ गांव वालों की गलतफहमी दूर हो जाती है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे करण और उसके दोस्तों का आगे का मजेदार सफर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।